माँ दोनों बेटियां ऐसे गैंग चला रही हैं, फुल ऑन हनी ट्रैप करते हैं, सेक्स कंसेंशुअल सेक्स करते हैं और उसके बाद पुलिस थाने में जाके बैठ जाते हैं रेप की कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए। उसके बाद पूरी की पूरी बार्गेनिंग शुरू होती है पैसे की। हजारों ऐसे केसेस हैं जिसमें पुरुष आत्महत्या कर चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। कितने भी सबूत हो आपके पास, लेकिन फिर भी आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी, आपका अरेस्ट होगा। हमने अखबारों में, हमने न्यूज में हमेशा महिलाओं की ही कहानियां सुनी। हमने पुरुषों की कभी कहानियां सुनी ही नहीं। नया तरीका इजाद कर लिया है महिलाओं और उनके वकीलों ने। अब ससुर के ऊपर रेप का केस, देवर के ऊपर रेप का केस, जेठ के ऊपर रेप का केस, जो पति की बहन है उसके पति के ऊपर मॉलेस्टेशन का केस। एफआईआर जो है या क्रिमिनल केस जो है वो सिर्फ पत्नी ही फाइल कर सकती है, पति नहीं फाइल कर सकता। अब मोहतरमा ने तड़ डोमेस्टिक वायलेंस, 498A, डाउरी, ये वो सारी दुनिया भर के केसेस डाल दिए। मेंटेनेंस चाहिए अब उनको, शादी नहीं चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए। कोर्ट्स ने ये तक बोला है कि बेग, बोरो और स्टील, बट यू हैव टू पे मेंटेनेंस टू योर वाइफ। वो बंदा तो बिल्कुल ही बेड रिडन था, चारपाई पे पड़ा रहता था वो, उसकी पूरी बैक भी गल गई थी, लेकिन फिर भी उसको अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया था। 10-10 बार उनके साथ कैफ़ेज़ में जा रही हैं, उनके घर पे जा रही हैं, उनको अपने घर पे बुला रही हैं। पता नहीं 20-20, 30-30 बार सेक्स हो चुका है बीच में। अब इस चीज़ को रेप कैसे बनाया जाए? शादी का झांसा बोल दो। मतलब अगर लड़के लोग सब कुछ जान ले कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है, बेचारे ऐसी ना शादी करें। बिल्कुल। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं हाइप बाय निहारिका और मैं निहारिका हूँ। मर्द को दर्द नहीं होता, लड़के थोड़े ना रोते हैं, लेकिन क्या ऐसा होता है? यार वो भी तो इंसान है। जब भी हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो दोनों जेंडर्स, मेल और फीमेल, दोनों की बात करनी चाहिए, दोनों को इंक्लूड करना चाहिए। देखो आज का पॉडकास्ट ना बहुत हटके होने वाला है। आज हम बात करेंगे लड़कों के ऊपर होने वाले अत्याचारों के बारे में, जो फॉल्स कंप्लेंट्स होती हैं, फॉल्स एलिगेशंस लगते हैं, ये सारी चीजें आज टटोलेंगे। हम किसी एक जेंडर को अच्छा या दूसरे को बुरा नहीं कह रहे हैं, हम बस आपको सिक्के का एक दूसरा पहलू दिखा रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी महिला हैं जो लड़कों के हक में आवाज उठाती हैं, उनको लोग बहुत प्यार करते हैं, उनकी एक ट्वीट से इतना कोहराम मच जाता है कि लड़कों की हक की लड़ाई मजबूत हो जाती है। हमारे साथ स्टूडियो में है दीपिका नारायण भारद्वाज। वेलकम। थैंक यू सो मच निहारिका। ये मेंस राइट एक्टिविस्ट हैं, फिल्म मेकर भी हैं और आपको बहुत सारी ऐसी चौंकाने वाली बातें बताएंगी कि आप इस पॉडकास्ट को स्पेशली अपने मेल फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के लिए एकदम रेडी हो जाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच निहारिका। हाउ आर यू डूइंग? एब्सोल्युटली फाइन, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। इट्स अ प्लेजर। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि अगर हम कभी भी किसी से कहते हैं ना कि हम मेंस राइट की बात कर रहे हैं या हम मेंस राइट के लिए लड़ रहे हैं, तो क्या एक्चुअली में हमारे देश में जहाँ पेट्रियार्की इतनी पॉपुलर है, प्रैक्टिस में है, क्या एक्चुअली में लड़कों को एम्पावर करने की या उनके राइट्स को प्रिजर्व करने की ज़रूरत है भी? निहारिका, जिस तरह से हर महिला जो है वो सशक्त नहीं होती, बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत ज़्यादा वीक हैं, जो अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकती, वैसे ही मुझे लगता है कि एक गलत धारणा है लोगों की कि सारे पुरुष सशक्त हैं। बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो अपने लिए ना ही आवाज़ उठा पाते हैं, ना ही किसी सर्कमस्टेंसेस में जहाँ पे उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा होता है अपने लिए कुछ बोल पाते हैं। और ये एक बड़ी ही मैं कहूँगी कि जितना जैसे स्टीरियोटाइप्स महिलाओं के खिलाफ है हमारे समाज में, वैसे स्टीरियोटाइप्स पुरुषों के भी खिलाफ है कि भाई इनके साथ तो कोई अगर वायलेंस कर लिए तो ये हमेशा जवाब दे ही देंगे, या अगर कोई महिला इनके साथ गलत कर रही होगी तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई महिला किसी पुरुष के साथ गलत कर ले, या कोई आदमी है तो उसके साथ कितना भी इमोशनल या फिजिकल अब्यूज़ ना हो रहा हो, वो ऐसे झेलेगा नहीं, भाई झेलेगा क्यों, वो तो रिएक्ट कर देगा। बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे आदमी हैं जो अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में या अपने वर्क प्लेसेस पर वो नहीं व्यक्त कर पाते जो वो महसूस कर रहे होते हैं, और अंदर ही अंदर वो भी वैसे ही घुटते चले जाते हैं जैसे कोई भी महिला घुट जाती है जब उसके साथ कोई गलत कर रहा होता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है निहारिका कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है
जिसको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सब चीज़ों से बढ़ के है, किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सब चीज़ों से बढ़ के इंडिया का एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी बिफोर लॉ है, इक्वल राइट्स हैं, राइट टू डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट है, राइट टू एन ऑनरेबल लाइफ है। तो जिस तरह से जितना महिलाओं का अधिकार है इन सब चीज़ों के ऊपर, मुझे लगता है कि पुरुषों का भी उतना ही अधिकार है इन चीज़ों के ऊपर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो लॉज हैं, हमारी जो लीगल जूरिस्प्रूडेंस है, उसमें महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की वेलबींग, महिलाओं की ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ डिग्निफाइड हो, रिस्पेक्टफुल हो, इसको बहुत बारीकी से देखा गया है, उसके लिए कानून बनाए गए हैं, लेकिन पुरुषों को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया है। एंड दैट इज़ द रीज़न I am fighting for men's rights. That is the reason I think I'm fighting for a cause which is very, very just. हाउ डू यू मेक पीपल बिलीव कि हाँ आदमियों के साथ भी गलत हो रहा है, क्योंकि हमारी एक धारणा बन चुकी है और आसपास जितने भी हम ऐसे स्ट्रॉन्ग मेन देखते हैं हमें तो लगता है यार ये तो प्रिविलेज्ड है, इनको किस चीज़ की कमी है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई की बात हो, अगर आप बहुत अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं आते हैं तो लड़कियों की पढ़ाई रोकी जाती है, लड़कों को पढ़ने दिया जाता है। कुछ होता है, रक्षाबंधन है, भाई तुम्हारी रक्षा करेगा, लड़कों को कब से रक्षा की जरूरत पड़ने लगी। मतलब सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठाने में ही लोगों को समय लगेगा कि यार जिनको हमारा रक्षक बताया गया था, जिनसे कहा गया था कोई दिक्कत हो तुम्हारा भाई है, तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारे स्पेशली चाचा हैं, बड़े मामा हैं, ये वो लोग हैं, बट हम लोगों ने तो कभी सुना ही नहीं कि लड़के को रक्षा की जरूरत है। निहारिका, मैं आपको ऑनेस्टली बता नहीं सकती कि रक्षाबंधन पे मुझे कितने सारे पुरुषों के मैसेजेस आते हैं कि मैम आप हो तो हम सेफ महसूस करते हैं। तो अगर एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन अगर इस तरह का मैसेज कर रही है तो कहीं ना कहीं उनके दिल की बात तो उसमें है। और जहाँ तक सुरक्षा की बात है, या ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोग कि पुरुषों को भी किसी तरह की सुरक्षा की ज़रूरत होती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ निहारिका। अगर एक महिला के साथ उसके ससुराल में कुछ गलत हो रहा होता है तो हम ये कहते हैं कि देखिए वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में है जहाँ पे वो एक वीक पेडेस्टल पे है, उसके हस्बैंड और उसकी फैमिली एक बड़े पेडेस्टल पे, क्योंकि सारे रिलेटेड हैं, सारे उस घर में रहते हैं, उनका रोब ज़्यादा होगा, वो लड़की कुछ नहीं बोल सकती है। अब आप सोचिए कि मान लीजिए एक महिला है जिसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, और वो महिला खुद भी अब्यूजिव है। तो ऐसे केसेस हैं जहाँ पे लड़की और उसके पूरे परिवार ने जाके लड़के और उसके परिवार को इतनी बुरी तरह से पीट दिया, इतनी बुरी तरह से मार दिया। ये तो चलिए फिजिकल वायलेंस की बात होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कानून जो हैं वो भी इस पक्ष के साथ ज़्यादा खड़े हैं। फिर भी मैं आपको भी एक किस्सा बताती हूँ, गोरखपुर का है। उनकी बल्कि वो जो बहन है लड़के की, वो खुद भी इन्फ्लुएंसर है और उसके लाखों में फॉलोअर्स हैं, लेकिन फिर भी उसके परिवार की किसी भी तरह से मदद नहीं हो पाई, क्योंकि वो एक आदमी की बहन है। उनकी जो माँ है उनको उनकी बहू ने उनकी आँख फोड़ दी। his eyes were bleeding, her eyes were bleeding, उनकी आंखों से खून निकल रहा है। और जब उनकी बहू उनको असॉल्ट कर रही है, वो पूरी का पूरा वीडियो के ऊपर कैप्चर हुआ है। देयर इज वीडियो प्रूफ, देयर इज वीडियो एविडेंस, बट पिछले 4 महीने से अरेस्ट नहीं किया गया है उस बहू को। तो अब मैं आपसे ये पूछूंगी, और पति को तो वो पीटती ही है, पति को तो चलो छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ पे उसने अपनी सास को, जो कि खुद महिला है एक, उसको भी इतनी बुरी तरह से पीट दिया, लेकिन फिर भी वहाँ पे उन फैमिली को जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। तो इन केसेस में आप क्या कहेंगे कि क्या पुरुष और उसके परिवारों को सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है? मुझे लगता है। और निहारिका, मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मेरे काम का है वो है इस तरह के केसेस को सामने लाना, क्योंकि हमने पिछले लगभग जब से टीवी मीडिया पहले आया या प्रिंट मीडिया है, हमने अखबारों में, हमने न्यूज़ में हमेशा महिलाओं की ही कहानियाँ सुनी है। ट्रू। हमने पुरुषों की कभी कहानियाँ सुनी ही नहीं है। अब आप मुझे ये कह रही हैं कि बच्चियों की पढ़ाई रुकवा दी जाती है। कभी आप कैब ड्राइवर से बात करके देखिएगा, लाखों ऐसे लड़के हैं जिनको 17-18 होते ही
अपने घर का पूरा दायित्व दे दिया जाता है। उनकी माँ भी है, उनकी बहन भी है, बहनों की पहले शादी करनी है, पूरे घर का खर्चा चलाना है। मैं बहुत कॉन्वर्जेसन करती हूँ कैब ड्राइवर से छोड़िए, छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटे छोटे लड़के वहाँ पे आप देखते होंगे जो काम करते हैं। चाइल्ड ट्रैफिकिंग में, लेबर ट्रैफिकिंग में, क्या छोटे छोटे बच्चों की ट्रैफिकिंग नहीं होती है? लेकिन हम कभी उसको देखते ही नहीं है, क्योंकि हमारा लार्जर पर्सपेक्टिव हमेशा यही है कि बच्चियों के साथ गलत हो रहा है। बच्चों के साथ क्या गलत हो रहा है, हम काइंड ऑफ हमारा ब्लाइंड स्पॉट है उस तरफ। और ना ही ये इस तरह से पेश किया जाता है, ना ही ये आंकड़ा कहीं पे बताया जाता है। बट मानिएगा, बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिन्होंने अपने परिवारों के लिए अपने सपनों का बलिदान दे दिया, जिनको स्कूलों से निकाल दिया गया, जिनको पढ़ने नहीं दिया गया। हाँ, लेकिन ये कहते हुए मैं ये भी बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ कि आज भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो बच्चियों को नहीं पढ़ने देते हैं, और वो भी उतना ही गलत है जितना अगर आप एक लड़के को, अपने कोई 16 साल का है, 17 साल का है, आप उसको उसके ऊपर पूरा का पूरा फाइनेंशियल बर्डन अपनी फैमिली का डाल दो। तो मुझे लगता है कि लार्जर माइंडसेट इसलिए है क्योंकि हमने कभी ये कहानियाँ सुनी नहीं। इनफैक्ट जब 2013 में मैंने काम शुरू किया था, 2012 में, 2011 में मेरे परिवार के साथ एक ऐसा वाक़या हुआ जहाँ पे मुझे पता चला कि कानूनों का कितना दुरुपयोग होता है। और मुझे बड़ी हैरानी हुई कि 2012 में 498 जो कानून है, जिसके ऊपर मैंने पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी, मार्टर्स ऑफ मैरिज, 1984 में वो लॉ आया था। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कानून के दुरुपयोग को उन्होंने लीगल टेररिज्म से इक्वेट किया, कि 498 का मिसयूज लीगल टेररिज्म की तरह है। 2005 के बाद भी सोचिए 2012 आ गया, तो लगभग 25 साल से ज़्यादा हो गए थे इस लॉ के मिसयूज को होते हुए। यूजुअली पॉपुलर सिनेमा इस तरह के सोसाइटल इश्यूज को उठा लेता है, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ एक मधुर भंडारकर जी की मूवी थी, उसमें एक छोटा सा सीन था जिसमें 498 के मिसयूज़ के बारे में एक उन्होंने बताया था कि भाई वो जेल में होता है एक आदमी, और उसको बाकी सब उसका मजाक उड़ाते हैं कि इसका बाप भी जेल में है, इसकी माँ भी जेल में है, इसकी बहन भी, इसका भाई, बस एक कुत्ता रह गया है जो जेल में नहीं है, बाकी इनका पूरा परिवार जेल में है। और एक्चुअली 498 के केस में ऐसा ही होता था 2014 से पहले। तो मुझे बड़ा हैरानी हुई 2011 में जब मेरे परिवार के साथ ऐसा हुआ। और मैंने क्या इंसिडेंट था वो? तो परिवार में ही शादी हुई, और लड़की जो है पहले किसी और से इन्वॉल्व थी, शादी से पहले भी उनका 3 साल से अफेयर चल रहा था, और शादी भी एक किस्म का फ्रॉड था, मैं कहूँगी उसको, कि उन दोनों ने डिसाइड किया कि तुम शादी कर लो, और उसके बाद भी वो एक ही ऑफिस में काम करते थे, तो शादी के बाद भी तुम बस ये बोलना कि तुम नौकरी नहीं बदलोगी, इसी ऑफिस में काम करोगी। तो शादी के बाद भी जैसे ही वो पहले थी वैसे ही उसने रखा रिश्ता। और जिस परिवार में वो गई थी ब्याह के, वहाँ उस घर को उन्होंने एक पीजी की तरह रखा, कि सवेरे जाती थी और रात को वापस आती थी, और 6 दिन ऑफिस जाती थी, सिर्फ 1 दिन होता था उसमें ही परिवार के किसी सदस्य से ज़्यादा बात नहीं करती थी। अरेंज मैरिज थी। फिर बाद में फिर जब इन्वेस्टिगेशन की गई, सारे सबूत जुटाए गए, फिर एक सभ्य परिवार की तरह ये बातचीत हुई कि चलिए म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स से, आपसी समझौते से हम लोग अलग हो जाएंगे। ना कोई लेन था, ना कोई देन था, 1 रुपये की डाउरी नहीं थी, कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं था, सब सबूत थे कि रिश्ता इस वजह से टूट रहा है कि लड़की का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। इनफैक्ट ये शादी उसने जो है बेवकूफ़ बनाने के लिए करी है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है कोर्ट में अर्जी डाली कि पहले तो मान गए कि ठीक है म्यूचुअल कंसेंट से करेंगे, लेकिन फिर जब चले गए तो उसके बाद उन्होंने अर्जी डाल दी कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, डाउरी डिमांड करी गई, और फिर उन्होंने 18 लाख रुपए की एलिमनी मांगी। तब पता चला कि सबने बताया कि पैसे दे दो, पैसे दे दो, कानून बहुत ज़्यादा एक तरफा है। कुछ रिटायर्ड जजेस, कुछ रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स से बात की तो सब लोग एक ही बात कह रहे थे कि 498 बहुत ज़्यादा ख़राब कानून है, और इसमें तो पूरे परिवार को जेल डाल दिया जाएगा, और आप पैसे दे दीजिए और समझौता कर लीजिए। तब मुझे इस कानून के बारे में पता चला, और फिर एक नई दुनिया ओपन हुई, और जब मैंने इंटरनेट पे सर्च करना शुरू किया तो मैंने देखा कि
हजारों ऐसे केसेस हैं जिसमें पुरुष आत्महत्या कर चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है, कितने भी सबूत हों आपके पास, लेकिन फिर भी आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी, आपका अरेस्ट होगा। अब तो हालांकि 2014 में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आ गई थी, तो 498 में नहीं इतने अरेस्ट होते हैं, लेकिन अब नया तरीका ईजाद कर लिया है महिलाओं और उनके वकीलों ने। अब ससुर के ऊपर रेप का केस, देवर के ऊपर रेप का केस, जेठ के ऊपर रेप का केस, जो पति की बहन है उसके पति के ऊपर मॉलेस्टेशन का केस, तो जितने भी पुरुष हैं परिवार के उन सबको आप जो है लपेट लीजिए। और अभी थोड़े दिनों पहले इनफैक्ट एक लड़की का वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था जिसमें उसके भाई के ऊपर उनकी पत्नी ने 377 यानी कि अननेचुरल सेक्स का मुकदमा किया। कोई एविडेंस नहीं, ज़ीरो एविडेंस यहाँ रखा, ज़ीरो एविडेंस। ओके, लड़की ने मेडिकल भी नहीं कराया। आप एक सेक्सुअल ऑफेंस किसी के ऊपर एलेज कर रहे हैं और उसके बाद आप रत्ती भर भी प्रूफ नहीं दे रहे हैं और उस आदमी को जेल में डाल दिया गया। अब तो उनको डिस्चार्ज हो गया उस केस से 377 से, लेकिन देखिए वो मेरे ख्याल से 2.5-3 महीने जेल में रहे हैं। क्यों वो जेल में रहे हैं? तो 2012 जैसे मैं कह रही थी, तब मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग यही लगा कि आम मीडिया में कोई बात ही नहीं कर रहा है। कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं बनाई हुई थी किसी ने भी उस टाइम तक। डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स यूजुअली सोशल इश्यूज के ऊपर पिकअप कर लेते हैं। कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं थी तब तक, कोई मेन स्ट्रीम फिल्म नहीं थी तब तक। एक मैं बल्कि कमेंट करना चाहूँगी, मुझे बहुत अच्छी भी लगती हैं, और ऋचा अनिरुद्ध जी हैं। उन्होंने जो है ज़िंदगी विद ऋचा में 2-3 एपिसोड्स में इस इशू को बहुत डिस्कस किया था। अदरवाइज मुझे कोई पॉपुलर मीडिया नहीं मिला उस टाइम पे, तो मुझे लगा कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाऊंगी और ये जो आदमी और उनके परिवारों के साथ हो रहा है वो मैं जो है अपने देश के लोगों को बताऊंगी, ताकि लोगों को, तब नहीं सोचा था कि मेंस राइट्स एक्टिविज्म करनी है या कुछ ऐसा एक्टिविस्ट बनना है, तब बस सिर्फ यही सोचा था। जर्नलिज्म बैकग्राउंड से मैं आती हूँ, तब मैंने सोचा था कि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएंगे और 498 के मिसयूज़ के बारे में लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे। सिर्फ ये इंटेंट था कि लोग आत्महत्या ना करें, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में निहारिका ये होता है कि महिलाओं के लिए फिर भी काफ़ी एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट तो है ही है, सोसाइटल सपोर्ट भी अब काफ़ी है। अगर एक महिला अपनी आवाज़ उठाना चाहे तो उसको हम लोग सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, कोई पोस्ट डाल दी वो वायरल हो गई, कोई ट्वीट डाल दी वो वायरल हो गई, कोई वीडियो डाल दिया वो वायरल हो गया, बिल्कुल इमीडिएटली पुलिस जो है कॉग्निजेंस ले लेती है। तो महिलाओं के लिए काफ़ी सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन पुरुषों को बहुत दिक्कत है अपनी सुनवाई करवाने में। तो बस यही था। और ज़्यादातर पुरुष ये फील करते हैं, महसूस करते हैं कि हमारे लिए कोई नहीं है। पुलिस के पास जाओ, वो बोलेंगे आपकी पत्नी की सुनवाई होगी, आपकी गर्लफ्रेंड की सुनवाई होगी। उनको बोलते हैं भैया निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारे पास कोई कानून नहीं है। ये फैक्ट है। ऐसे इनफैक्ट हम लोगों ने सुसाइड केसेस डॉक्यूमेंट किए हैं जहाँ पे उस आदमी को पीटा गया या उस आदमी के साथ एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मेंटल हैरेसमेंट और टॉर्चर हो रहा था, बट जब वो पुलिस के पास गया तो पुलिस ने बोला भग जा यहाँ से, तुम्हारी पत्नी अगर या तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ पर आ गई, तुम्हारे ऊपर रिपोर्ट लिखा दी ना तो तेरे ऊपर डाउरी का केस कर देगी, सेक्सुअल हरासमेंट का केस कर देगी, रेप का केस कर देगी, तेरी तो एफआईआर हम लोग लिख नहीं सकते लेकिन उसकी एफआईआर हमारे को ज़रूर लिखनी पड़ेगी। So this is a fact, this happens. Okay, now you tell me. They feel very helpless and that's why a lot of men commit suicide. So बस यही इंटेंट था कि भाई सुसाइड मत करो। मैं सिर्फ लोगों को ये बताना चाहती थी कि आप जैसे हजारों लाखों लोग हैं, डोंट गिव अप। मगर इसमें आप मुझे एक चीज़ समझाइए, जहाँ हम लोग बात कर रहे हैं 498A की, एक तो जो डाउरी और डोमेस्टिक वायलेंस है, इसके कितने फॉल्स केसेस आप देख रहे हो रोज़मर्रा के अपने काम धंधे में? क्योंकि हमें एज सच हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस में क्राइम अगेंस्ट वेमेन देख लेते हैं, आदमियों का हमें नहीं पता चल रहा है जी। दूसरी चीज़, अगर किसी एक इंसान के ऊपर उसके वाइफ ने डोमेस्टिक वायलेंस का और डाउरी का केस लगाया है और उस आदमी ने कुछ नहीं किया है, तो उस सिचुएशन में उसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? उसको इमीडिएटली क्या करना चाहिए? लॉयर के पास जाना चाहिए या फिर अलग तुरंत अपनी बीवी से अलग हो जाना चाहिए? व्हाट दैट पर्सन शुड डू? सी निहारिका, आपके क्वेश्चन में एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए। मैं एक एक करके बात करती हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, जो हमारे जेंडर स्पेसिफिक कानून हैं, चाहे वो
क्रूअल्टी विद इन मैरिज हो, जिसको हम लोग पहले 498 कहते थे, अब 85 86 BNS है, या 84 85 BNS, आई मे बी रॉन्ग विद द नंबर, बट चेंज हो गए हैं अब सेक्शंस. बट बेसिकली क्रूअल्टी विद इन मैरिज इज क्रिमिनलाइज्ड इन इंडिया, और उसमें मेंटल और फिजिकल क्रूअल्टी दोनों इंक्लूडेड हैं लॉ में. लेकिन FIR जो है या क्रिमिनल केस जो है वो सिर्फ पत्नी ही फाइल कर सकती है, पति नहीं फाइल कर सकता. सो देयर इज नो लॉ कि अगर किसी आदमी को उसकी बीवी ने मारा है तो वो जाए पुलिस के पास और बोले कि जी मेरी बीवी ने मुझे मारा है, प्रताड़ित किया, ये चोट के निशान है, आप कंप्लेंट लिख लो. अनटिल अनलेस एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इंजरी हो, FIR दर्ज नहीं होती. और FIR दर्ज भी होती है तो जेनेरिक प्रोविजंस है निहारिका. फॉर एग्जांपल 323 हर्ट या फिर ग्रीवियस हर्ट, जो कि जेनेरिक प्रोविजंस हैं, उसमें वो FIR दर्ज करवा सकता है अपनी. लेकिन यूजली पुलिस जो है दर्ज नहीं करती है अनटिल अनलेस आपका फ्रैक्चर ना हो गया हो, आपका सर बिल्कुल फूट ना गया हो, थप्पड़ ये स्क्रैचेस या पूरी बॉडी के ऊपर थोड़े इंजरी के मार्क्स. लेकिन अगर औरत जाए, कोई इंजरी मार्क ना हो, और मैं बोल दूं से फॉर एन एग्जांपल, हाइपोथेटिकली आई वॉक अप एंड आई गो टू अ पुलिस स्टेशन, ऐसे कि मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा है एंड आई एम फिट एंड फाइन, सब कुछ ठीक दिख रहा है, दे विल फाइल द कंप्लेंट. दे विल नॉट इमीडिएटली फाइल एन FIR बिकॉज अब थोड़े से इतना कानून का दुरुपयोग हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस हैं कि पहले आप मीडिएशन करेंगे. तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में अब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में पहले मीडिएशन होता है, जहाँ पे रिजॉल्व कराने की कोशिश करते हैं इन डिस्प्यूट्स को. बट अगर महिला कहती है कि नहीं मुझे कोई मीडिएशन नहीं चाहिए, मुझे इमीडिएट FIR चाहिए, तो पुलिस FIR दर्ज कर देती है. ओके. हाँ, तो पहला तो ये हो गया कि चाहे वो क्रूअल्टी विद इन मैरिज का कानून है, चाहे फिर एक हमारा क्वासी क्रिमिनल प्रोविजन है जिसको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बोलते हैं, वो भी महिलाओं के लिए है. डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में फिजिकल, मेंटल, वर्बल, फाइनेंशियल, इन चारों अब्यूज़ को रिकग्नाइज किया गया है. लेकिन सिर्फ पत्नी या लिव इन पार्टनर के लिए या गर्लफ्रेंड के लिए जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में हो, आदमी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर कोई रिकॉर्स नहीं ले सकता है. The same thing is with rape laws, with sexual harassment at workplace, with molestation, with stalking. मतलब बाकी सब चीज़ों को छोड़ दूँ, मैं स्टॉकिंग अगर एक सिंपल सी चीज़ बताऊँ, ऐसी बहुत लड़कियाँ होती हैं जो लड़कों से ऑब्सेस्ड हो जाती हैं, उनको स्टॉक करती हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं अगर वो उनको ना कह दे तो. ऐसे बहुत सारे केसेस हम लोगों ने किए. Which brings me to the point कि अभी जो गरबा नाइट्स चली थी, I've seen so many reels of so many women who have just posted a random video saying I saw this guy just for one night and he disappeared. And मुझे उस पॉइंट पे भी लगा था कि अगर ऐसी ही किसी लड़के ने किसी लड़की का रैंडम वीडियो बनाकर डाल दिया होता तो बवाल हो गया होता. बिल्कुल. तब प्रिवेसी की बात आ गई होती, तब कंसेंट की बात आ गई होती. लेकिन जस्ट बिकॉज एक लड़की को कोई लड़का एक गरबा नाइट इवेंट में पसंद आया, उसने वीडियो बनाया, पीछे से निकल रहा था, whatever, and everybody appreciated it and we are not talking about it at all. Absolutely, it happens all the time. I remember अभी थोड़े दिनों पहले एक महिला ने एक टिकट चेकर TT बंदा था, उसकी भी वीडियो बना के ऐसे ही डाल दी और उसने कहा कि अगर इस तरह का TT ट्रेन में हो तो मैं हर रोज ट्रेन में ट्रैवल करूँ. और अगर आप कमेंट्स में देखेंगे तो इतनी सेक्सुअली ओवरलोडेड कमेंट्स थे महिलाओं के, इतने सेक्सुअली ओवरलोडेड. लेकिन अगर यही चीज़ अगर कोई आदमी कर देता तो वो तो जेल में होता, इमीडिएटली जेल में होता. तो यस, सो द काइंड ऑफ जिसे कहते हैं सेक्सुअल एडवांसेस या फिर आप इस तरह के ही केसेस ले लो, अगर कोई महिला करती है तो पुरुष जाके अपनी आउटरेजिंग मोडेस्टी या फिर स्टॉकिंग या फिर किसी कानून नहीं है जो केस लगा कमेंट देयर कि तुझे बुरा क्या लग रहा है इसमें. यस, एब्सोल्युटली. मेन आई वुड से आदि वो कहते हैं ना औरत औरत की दुश्मन होती है, तो भैया आदमी भी आदमियों के दुश्मन होते हैं. You know, I have actually written it in my questionnaire today कि हम लोग हमेशा कहते हैं औरत औरत की दुश्मन होती है, लेकिन आपने एक तो इतना टॉक्सिक मर्दानापन क्रिएट करके रखा है कि मैं मर्द हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे ना एडवाइस चाहिए ना मुझे कोई फीडबैक चाहिए, आई कैन लुक आफ्टर माई सेल्फ. उस सिचुएशन में जब कोई बेचारा अगर सच में प्रताड़ित होता है तो वो एक तो सामने आकर नहीं बोल पाता है. तो आदमियों ने ही ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखा हुआ है कि जिन आदमियों को एक्चुअली में हेल्प की, सपोर्ट की ज़रूरत है, वो भी सामने नहीं आ पा रहे. नहीं, बिल्कुल बिल्कुल निहारिका, ऑन द पॉइंट है आप बिल्कुल.
और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इनफैक्ट कहीं दूर क्यों जाना, हमारे जो कानून बनाने वाले हैं, हमारे जो थानों में बैठे हैं, हमारे जो कोर्ट्स में बैठे हैं, ज़्यादातर वो पुरुष ही हैं। पुरुषों को जो जस्टिस नहीं दे रहे हैं या पुरुषों की कोई बात नहीं भी सुनना चाह रहा है, वो भी ज़्यादातर पुरुष ही हैं। तो महिलाओं को ब्लेम करना इज़ वेरी रॉन्ग. It is the entire society that acts as a whole and does not even want to give a hearing, a fair hearing to a man. तो मैं तो बिल्कुल मानती हूँ. इनफैक्ट हमारे भी ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं. मैं इनफैक्ट अभी थोड़े दिनों पहले एक इंस्टीट्यूट में गई थी, क्रिमिनोलॉजी की कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे. मैं वहाँ पे एक लड़के का केस बता रही थी जिसकी वाइफ ने उसके ऊपर 4-5 लीटर खौलता हुआ पानी मिर्ची में मिला के उसके ऊपर फेंक दिया था रात को जब वो सो रहा था. दिल्ली का ही केस है. इसी साल के स्टार्टिंग का वो केस है. हम लोगों ने उस लड़के की बहुत हेल्प की थी और फाइनली 5-6 महीने बाद जाके उसकी जो पत्नी है, उसका नाम है ज्योति किट्टू, वो अरेस्ट हुई. तो हम लोग जब उसके केस के बारे में बता रहे थे और 2-3 इमेजेस थी जिसमें उसका पूरा फेस बर्न हुआ था, पूरा उसका बॉडी बर्न हुआ था, तो उस ऑडियंस में सबसे पीछे 2 लड़के बैठे हुए थे. जैसे ही हम लोगों ने वो फोटो दिखाई तो दे स्टार्टेड लाफिंग. And I felt just so irritated at that कि भाई अगर तुम्हारे को सुनना नहीं है तो तुम बाहर चले जाओ, लेकिन ऐसे हंसने की क्या ज़रूरत है. लेकिन फैक्ट इज़ कि पुरुष भी और महिलाएं भी जब कोई आदमी वायलेंस का शिकार होता है तो उसको उसी नज़रिए से देखते हैं कि वो वीक है, वो केपेबल नहीं है. और बहुत सारी संज्ञाएं भी हैं ऐसे आदमियों को बना रखी हैं, टर्म्स ऐसे लोगों को, आदमियों को पुकारने की, जो कि बहुत डिमीनिंग और डेरोगेटरी हैं. तो ये तो बिल्कुल है. तो एनी विच वे इज कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो एक तो पहले तो कानून ही नहीं है. तो जब खासकर फेमिनिस्ट्स बहुत बोलती हैं कितना नंबर है, कितना नंबर है, भाई हम लोग नंबर बताएं कहाँ से, तुमको रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है. तुमने हमारे कोई प्रोविजंस कहाँ हैं जिसमें आदमी जाके अपना बोल ले. हज़ारों केसेस हैं, लाखों केसेस हैं जहाँ पे एक आदमी को क्रूअल्टी के ग्राउंड्स पे डिवोर्स मिलता है, यानी कि अदालत ने माना कि उसके साथ अत्याचार हुआ, लेकिन वो कहीं पे रिकॉर्ड तो नहीं होता ना. यही आदमी कहीं पे जाके FIR फाइल करता है तो वो कहीं पे तो रिकॉर्ड नहीं होता. 323 के या फिर इंजरी के, ग्रीवियस हर्ट के मामले हैं जहाँ पे आदमी को उसकी वाइफ ने या फिर इंटीमेट पार्टनर ने अगर उसके साथ वायलेंस की है, तो ये तो आंकड़ा कहीं पे प्रोजेक्ट हो ही नहीं रहा ना. लेकिन क्राइम अगेंस्ट वुमेन के सारे आंकड़े आपके हैं, तो कंपैरिजन तो है ही नहीं है. और कंपैरिजन मुझे लगता है निहारिका होना भी नहीं चाहिए. आप अगर ह्यूमन सफरिंग को सिर्फ नंबर्स का फैक्टर बता देंगे तो आई थिंक आपकी ह्यूमैनिटी बहुत ही ज़्यादा लो है. किसी इंसान के साथ गलत हो रहा है, हमारे पास तो हर रोज़ आदमी आके इतनी बुरी तरह से रोते हैं. अगर मैं ये बोलने लग जाऊँ, बहुत सारी महिलाएं हैं जो बोलती हैं कि एक आदमी ने सुसाइड कर लिया, 2 आदमी ने या 10 आदमियों ने सुसाइड कर लिया, उनका मर्डर हो गया, तो इतनी बात करने की क्या ज़रूरत है. मतलब अगर 10 लोग सफ़र कर रहे हैं, चलिए मान लिए, मैं सिर्फ बोलती हूँ 10 लोग सफ़र कर रहे हैं, उसमें से अगर कोई एक आपका भाई होता तो, अगर आपके भाई का उसकी पत्नी ने मर्डर कर दिया होता तो क्या आप उसके लिए लड़ते नहीं? क्या आप ये बोलते अरे 10 आदमियों का ही तो मर्डर हो रहा है, 50 औरतों का हुआ है, चल भाई मर गया तो क्या हो गया. विच इज़ अ ग्रेट पॉइंट, क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं कि जब भी ये बात होती है कि लड़कों के साथ गलत हो रहा है, या जैसे अभी हम लोगों ने हाल ही में बहुत सारे केसेस देखे थे, सोनम रघुवंशी, ब्लू ड्रम वाला केस था, अतुल सुभाष का केस था. उस टाइम पे लोगों का कहना हो गया कि अब औरतों ने रंग दिखाने शुरू किए तो आदमी डरने लगे. औरतें तो इतने साल से प्रताड़ित हो रही थी, तब किसी को आग नहीं लगी थी, अब 4 आदमियों के साथ ऐसा हो गया तो हाय हत्या मचने लगी है. बट गलत तो गलत है ना, कि एक तरफ पे गलत हो रहा है तो उसको मद्देनजर रखते हुए आप ये थोड़ा ना कहोगे होता तो है, अब तुम्हारे साथ हो गया तो इतना रोना क्यों कर रहे हो. एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली. और सोशल मीडिया भरा रहता है इन कमेंट्स से. एब्सोल्युटली. और कल मैं देखती हूँ कुछ ऐसी पोस्ट पे, उसमें लिखा होता है विमेन इन मेंस डोमेन. हाँ, तो आई थिंक अभी भी लार्जली मॉकरी ही है निहारिका. बट आपने पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था जिसको मैं ज़रूर आंसर करना चाहूँगी. किसी भी आदमी के साथ अगर इस तरह का अब्यूजिव सिनारियो शुरू हो रहा है जहाँ पे उसको लग रहा है कि उसकी वाइफ या उसकी फैमिली जो है बहुत ही डोमिनेटिंग है और उसको सप्रेस करके रखना चाहती हैं,
या उनकी वाइफ जो है उनका अफेयर है, या उनको लगता है कि वाइफ ऑलरेडी जो है बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है इस रिलेशनशिप को परस्यू करने में, एंड ही इज़ जस्ट बीइंग मेड अ स्केपगोट। तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी आदमी के लिए, आप किसी भी तरह की रिलेशनशिप में हो जहाँ पे टॉक्सिसिटी शुरू हो गई है, एज अ मैन यू वुड नीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस टू प्रूव दैट यू आर बीइंग रॉन्ग्ड। व्हाट आर दीज एविडेंसेस? तो चाहे वो व्हाट्सएप चैट्स हैं, चाहे वो कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज है। जैसे अभी थोड़े दिनों पहले हमारे पास एक केस आया जहाँ पे वाइफ जो थी वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाती थी और बहुत ही फ्रीक्वेंटली वायलेंट हो जाती थी। तो हमने पति को बोला कि कॉमन एरियाज़ में आप सीसीटीवी लगाओ, और ये आपकी प्रोटेक्शन के लिए है, इसमें कोई आप अनलॉफुल चीज़ नहीं कर रहे हैं। आप बेडरूम्स में मत लगाओ, लेकिन आप अपने कॉमन एरिया में लगाओ, और कोशिश करो कि कभी भी कोई किसी भी तरह का तू तू मैं शुरू होती है तो यू कम इन टू दी कॉमन एरिया सो दैट इट इज़ रिकॉर्डेड। और एक्चुअली वही हुआ। उनकी वाइफ ने उनको थप्पड़ मारा, उनके ऊपर खौलता हुआ चाय फेंक दिया, बट दैट गॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, तो इस तरह की एविडेंसेस से आप थोड़ा सा बच सकते हैं। ये सब एडमिसिबल है कोर्ट में? ये सब बिल्कुल एडमिसिबल है कोर्ट में। एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज एडमिसिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, प्रोवाइडेड यू सबमिट इट विद द एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग जो आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस का जो भी प्रोसीजर्स हैं उनको प्रेजेंट करने के लिए। दूसरा ये चीज़ कि आप लीगल कंसल्टेशन ज़रूर लें, अच्छी लीगल कंसल्टेशन लें। ऐसे हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पे आदमी बहुत ही ज़्यादा सफोकेटेड फील करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी अपने अंदर भी बिठाए रहता है कि इतना ज़्यादा कोई सिचुएशन बहुत एक्सट्रीम नहीं गई है, बट छोटी छोटी चीज़ें हैं वाइफ की जो उसको वो एक्सट्रीम में लेकर जा रहा है। वहाँ पे हम पुरुषों को बहुत कॉन्शियसली गाइड करते हैं या एडवाइस करते हैं कि आप प्लीज़ मैरिटल काउंसलिंग के लिए जाइए। इनफैक्ट जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं महिलाओं से भी बोलूँगी कि अगर आपकी शादी जो है रॉकी है, पैची है, देन रादर देन अपने माँ बाप को इन्वॉल्व करने और उसके माँ बाप को इन्वॉल्व करने और खिचड़ी बना देना पूरी सिचुएशन का, इट्स मच बेटर टू गो फॉर मैरिटल काउंसलिंग। बिकॉज एक जो इंडिविजुअल है जो कि किसी भी तरफ किसी भी पक्ष का वो साइड नहीं लेगा, that person can actually guide you whether being in this relationship is actually good for you or not. Last but not the least, at the end of the day, आपका केस जो है वो एक अच्छा एडवोकेट ही लड़ता है कोर्ट में। तो चूज़ एन एडवोकेट विच इज़ नॉट एक्सप्लॉयटेटिव, चूज़ एन एडवोकेट विच गाइड्स यू in the right direction, and of course there are people like us, आप प्रिलिमिनरी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या गाइडेंस लेना चाहते हैं। ज़्यादातर मेंस राइट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो प्रो बोनो काम करती हैं, हम लोग फ्री में काउंसिल करते हैं लोगों को, वी डोंट चार्ज एनीथिंग। तो रीच आउट टू पीपल, टेक एडवाइस सो दैट you know you don't end up damaging your life too much and you address the situation way before. एक बड़ा क्विकली जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं लोगों से ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। जयपुर में एक परिवार है जिन्होंने मुझसे संपर्क किया। दोनों जो हस्बैंड वाइफ हैं क्वालिफाइड गवर्नमेंट रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, बहुत ही अच्छी फैमिली है, और उनके बेटे की शादी हुई, और जो लड़की थी वो बहुत ही ज़्यादा फेमिनिज्म से इंस्पायर्ड थी। ठीक है, इक्वालिटी से बोल दूंगी मैं, जिसमें कोई गलत वाली बात नहीं है। मतलब वो इतनी थी कि एक दिन अगर मैंने कूड़ा डालना है बाहर तो दूसरे दिन पति ने डालना है, और अगर दूसरे दिन पति ने नहीं डाला है तो उसके ऊपर मैं झगड़ा करूंगी। ठीक है और लेकिन फाइनेंसेस में सारा का सारा बर्डन ज़्यादा जो है वो लड़के के ऊपर था। तो हाउस चोर्स कंप्लीटली शेयर होने चाहिए, लेकिन फाइनेंशियल बर्डन अगर कंप्लीटली नहीं शेयर करोगे तो भी चलेगा। तो मुझे तो खैर ये फेमिनिज्म समझ में नहीं आती है दिस रेल्म ऑफ फेमिनिज्म, बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ कि उन्होंने जब उनको देखा कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग गई हैं, तो उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट चीज़ करी। उन्होंने लड़की के पेरेंट्स को बुलाया अपने घर पे और उन्होंने कहा हमारी शादी बिना किसी दहेज दान दहेज के हुई है, देयर इज़ नथिंग दैट हैज़ बीन एक्सचेंज, वी वांट टू डॉक्यूमेंट इट। आप शादी में जो आपका खर्चा हुआ है थोड़ा बहुत वो आप लिख दीजिए, शादी में जो हमारा खर्चा हुआ है हम लिख देंगे, और हम चारों लोग इसके ऊपर सिग्नेचर करेंगे।
तो उन्होंने जो भी कुछ प्रेजेंट्स दिए थे, गिफ्ट्स दिए थे दोनों साइड से, वो लिख दिए। कोई डाउरी ली नहीं गई थी वो भी लिख दी गई। लड़के को जो लड़की वालों ने दिया था वो लिख दिया, और लड़की को जो लड़के वालों ने सब कुछ डॉक्यूमेंट कर दिया, और उसके ऊपर चारों सिग्नेचर्स हो गए लोगों के। अभी तक चीज़ें इतनी ख़राब नहीं हुई थी, तो इसलिए उसकी लड़की की फैमिली ने भी सिग्नेचर्स कर दिए। लेटर ऑन बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो गई, द रिलेशनशिप कम्प्लीटली ब्रोक डाउन। लेकिन लड़की के पेरेंट्स जो हैं उन्होंने इस तरह का कोई केस लड़के के ऊपर नहीं फाइल किया, और अब वो शादी जो है म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स में ख़त्म हो गई है। इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन बहुत फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि वहाँ पे फिर लड़की का परिवार ये झूठा क्लेम नहीं कर सकता कि जी हम लोगों ने तो शादी में 50 लाख रुपए खर्च किए थे, या हम लोगों ने तो इनको 20 लाख रुपए की डाउरी दी थी, जो कि क्लासिक एलिगेशन होती है। क्लासिक, जब आप खुद डॉक्यूमेंट कर चुके हैं कि आपने क्या लिया और क्या दिया है, तो ये जो फॉल्स एलिगेशंस होते हैं इसमें काफ़ी हेल्प कर सकती है। अच्छा, जब ये फॉल्स एलिगेशंस लगाए जाते हैं तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता है कि अगर मैंने बोल दीजिए कि मैंने बोल दिया कि भाई फलाने के साथ शादी में मैंने तो 50 लाख खर्च करे थे, तो भाई वेन्यू बुक कराया होगा, कुछ किया होगा, या डाउरी की बात है, चलिए आप मान लीजिए बहुत सारे लोग होते हैं, हमने देखा है कि कैश में दे दिए थे पैसे, लेकिन आपने ज्वेलरी दी, आपने घोड़ा गाड़ी दिया, वो तो एसेट है, वो तो दिखेगा ना। कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता, कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता, बस आप जाओ, बोलो और काम तमाम। आप जाके एलिगेशंस लगा दीजिए। हाँ, पुलिस जो है मीडिएशन की कोशिश करेगी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में। अगर मीडिएशन सक्सेसफुल नहीं होती है तो उसके बाद लड़की अगर इंसिस्ट करती है कि एफआईआर कर दीजिए, तो एफआईआर हो जाती है, और उसके बाद कोर्ट देखेगी। ये लोग चार्जशीट फाइल कर देते हैं, चार्जशीट में एविडेंसेस क्या जाते हैं? ज़ीरो। सिर्फ महिला की स्टेटमेंट, उसके पिताजी की स्टेटमेंट, उसकी माताजी की स्टेटमेंट, या उसके 1-2 भाई की स्टेटमेंट, पुलिस वालों की स्टेटमेंट, दैट्स इट। शादी का सर्टिफिकेट दे देंगे एट मैक्स। मतलब अगर लड़के लोग सब कुछ जान ले कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है, बेचारे ऐसी ना शादी करें। बिल्कुल, क्योंकि ये केसेस तो अभी हम लोग सुन रहे हैं। ये सोनम मैं आपको एक रघुवंशी केस अभी की बताती बात हूँ, रीसेंट का केस बताती हूँ। लड़की ने शादी करी, अरेंज मैरिज थी। शादी पहले डिसाइड हुआ कि 50-50 एक्सपेंडिचर करेंगे। उसके बाद शादी के कुछ दिनों पहले लड़की वाले कहते हैं भाई हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। लड़के वाले काफ़ी वेल टू डू थे, तो और उनका एक ही बेटा है, तो उन्होंने कहा चलिए कुछ नहीं होता, लड़की प्यारी है, लड़की अच्छी है, हम लोग सारे के सारे एक्सपेंडिचर कर देंगे। तो इवेंचुअली पूरी शादी का एक्सपेंडिचर लड़के और उसके परिवार वालों ने किया। उसके बाद 1 साल तक लड़की ने अलाउ नहीं किया लड़के को टच करना। मैरिज कॉन्सुमेट नहीं हुई। स्टार्टिंग के कुछ महीनों वो कहती रही कि आई जस्ट वांट टू गेट कंफर्टेबल, आई जस्ट वांट टू गेट कंफर्टेबल। इवेंचुअली उसने एक दिन जब इसने उसके पेरेंट्स को भी बोला कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, अगर कोई ऐसी इशू है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, बट देन शी सेड ऑन द फोन कि भाई मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ और मैं तो कभी नहीं करूँगी कंसुमेट मैरिज, जो करना है कर लो। तो इस परिवार ने नलिफिकेशन डाल दी मैरिज की। अगर मैरिज कंसुमेट नहीं होती है तो दैट्स अ ग्राउंड फॉर नलिफिकेशन। इनके नलिफिकेशन डालते ही अब मोहतरमा ने तड़ा तड़ डोमेस्टिक वायलेंस, 498A, डाउरी, ये वो सारी दुनिया भर के केसेस डाल दिए। मेंटेनेंस चाहिए अब उनको, शादी नहीं चाहिए, शादी नहीं चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए। Which also brings me to a point कि अभी जब एलिमिनी के बहुत सारे केसेस सामने आने लगे, उसके बाद से एक बहुत डिबेट शुरू हुई, स्पेशली सोशल मीडिया पर, कि औरतों को डाउरी से बहुत प्रॉब्लम है लेकिन एलिमिनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि दोनों अलग अलग चीजें हैं, कंप्लीटली डिफरेंट। यस, सो आई वांट टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम यू। यू एक्सप्लेन टू अस एंड टू द व्यूअर्स कि ये डाउरी और ये एलिमिनी ये रिलेटेड है, नॉट रिलेटेड है, क्या क्या हमारे वहाँ प्रोविजंस है? प्लीज एक्सप्लेन इट एंड ब्रेक इट डाउन फॉर अस। देखिए, अगर मैं साफ सुथरे शब्दों में बोलूँ तो डाउरी एक क्राइम है। As per Dowry Prohibition Act, dowry is a crime. Alimony is right of a woman in a marital relationship. But conflict क्यों हो रही है? Conflict इसलिए हो रही है कि अगर आप ये कहते हैं कि एक कमाऊ लड़का जिसके पास अपना सब कुछ है उसको डाउरी नहीं लेनी चाहिए, उसको फिनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए एक महिला और उसकी फैमिली का,
तो उसी तरीके से एक महिला जो सशक्त है, एम्पावर्ड है, काम कर सकती है, अपना कमा सकती है, फुली एबल्ड है, उसको भी एक आदमी और उसके परिवार को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए इन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज। तो एक ये सोशल एक्सपेक्टेशन है, ये सोशल कॉन्फ्लिक्ट है जो कहीं ना कहीं बहुत वाजिब भी है और कहीं ना कहीं इतनी वाजिब नहीं है। वाजिब इसलिए है क्योंकि मैंने जो आपको बताया कि भाई एक्सप्लॉइटेशन तो, फाइनेंशियल एक्सप्लॉइटेशन तो दोनों तरफ से गलत है ना। फिर अगर एक लड़का एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक महिला जो है उसके साथ शादी कर रही है तो इतना सारा दहेज लेकर आएगी, पैसा लेकर आएगी, ये गाड़ी लेकर आएगी, ये सब कुछ लेकर आएगी, तो मेरे ख्याल से उतनी ही गलत एक महिला है कि अगर शादी हुई है 6 महीने में या 1 साल में टूट गई है तो वो एक्सपेक्ट कर रही है कि भैया ये तो मुझे मेरी पूरी जिंदगी का पैसा देगा, बैठे बिठाए मैं इसके उसके ऊपर खर्चे के ऊपर जीऊंगी, मुझे इससे मेंटेनेंस भी चाहिए, मुझे इससे एलिमनी भी चाहिए। क्यों? क्या कंट्रीब्यूशन है आपका उसकी लाइफ में? कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो आप क्यों उससे पैसे लेंगी? वाजिब ना वाजिब इसलिए है निहारिका क्योंकि ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके बच्चे हैं जो एक्सट्रीम डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई हैं। वो उस शादी के रिश्ते से नहीं निकलना चाहती थी, लेकिन वो मजबूरन उस रिश्ते से निकली हैं क्योंकि उनके साथ जो हो रहा है उस शादी में वो अनएक्सेप्टेबल है। और खासकर जहाँ पे बच्चे आ जाते हैं, आई थिंक दैट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आइडियली इट शुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ द पार्टनर्स, अगर वो अर्न करते हैं, हस्बैंड वाइफ अगर दोनों अर्न करते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो शादी के बाद काम छोड़ देती हैं या उनसे काम छुड़वा दिया जाता है कि आप घर पे रहिए, घर का ध्यान रखिए, बच्चों का ध्यान रखिए। तो कहीं ना कहीं उनका वो एक फाइनेंशियल डिपेंडेंसी जो है वो कम्प्लीटली अपने हस्बैंड के ऊपर हो जाती है। तो उस सिनेरियो में अगर एक मैरिज का ब्रेकडाउन होता है तो मुझे लगता है कि इट इज़ राइटफुली stated in the law that it is a husband's duty to maintain his wife and children because she is left for nowhere. लेकिन unfortunately आज के टाइम पे ये जब डिसीजंस हो रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ मैरिज को नहीं ध्यान में रखा जाता। मिनिमम कितने शादी के कितने समय बाद, अगर मान लीजिए हफ्ते भर की शादी है तो भी आप एलिमनी और मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो? बिल्कुल। निहारिका, बात सबसे बड़ी ये होती है कि ऐसे कोई एक जैसे 498 एक कानून है, एलिमनी का ऐसे कोई पर्टिकुलर कानून नहीं है, मेंटेनेंस का कानून है। एलिमनी आपको डिवोर्स के साथ कंसिडरेशन में आपको दी जाती है, एक महिला को दी जाती है, एलिमनी ग्रांट होती है उनको। तो ऐसे कोई स्टैंडर्ड स्पेसिफिक नहीं है कि, मतलब एक्चुअली में मुझे तो लगता है कि अब हो जाना चाहिए एक कानून जिसमें ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करी जाएं कि भैया ड्यूरेशन भी पर्सपेक्टिव में रखी जाएगी, बच्चे क्या हैं वो भी, कंट्रीब्यूशन क्या है वो भी पर्सपेक्टिव में। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये एक, तो अब मान लो छोटी मैरिज है, मान लो 1 ही हफ्ते की मैरिज है, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि मैरिज कॉन्सुमेट नहीं हुई है, अब ये लड़की जो है 1 लाख रुपए पर मंथ मेंटेनेंस मांग रही है। अब ये आदमी और उसकी पूरी फैमिली को इन झूठे केसेस से परेशान करेंगे और फिर उसके बाद वो परिवार बेचारा सोचेगा, मरता क्या ना करता, कि भाई तू ले ले, जान छोड़। तो वो जो है एलिमनी में फिर वो फाइनल जो उनकी जो सेटलमेंट होगी उसमें लिखा जाएगा कि 25 लाख या 30 लाख या इतना लाख रुपए जो है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट एज हर एलिमनी हुई है, ख़त्म, और वो शादी जो है रद्द हो जाएगी। ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पे महिला ने एक्सट्रीम क्रूअल्टी करी है किसी आदमी के साथ और कोर्ट ने उसको रिकग्नाइज किया है कि एक्सट्रीम क्रूअल्टी हुई है और महिला पूरी सशक्त है, तो उसको एलिमनी नहीं भी ग्रांट करी। ऐसे भी केसेस हैं। अच्छा, मुझे इसमें एक चीज़ आपसे और पूछनी है, क्या एलिमनी सिर्फ औरत का हक होता है एक शादी में, या आदमी भी एलिमनी ले सकता है? मान लीजिए कोई एक ऐसी शादी है जिसमें आदमी हाउस हस्बैंड है, औरत कमा रही है, और अगर उनकी रिलेशनशिप ख़त्म होती है तो उस केस में क्या होगा अगर एलिमनी तक बात पहुंचती है? तो देखिए, हमारा कानून एक है सेक्शन 24 HMA जो जेंडर न्यूट्रल है। उसमें पुरुष भी महिला से या पति भी पत्नी से मेंटेनेंस मांग सकता है, खर्चा मांग सकता है। लेकिन मेरे को 13 साल हो गए हैं काम करते हुए, मुझे लगता है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 केसेस ऐसे पढ़े हैं जहाँ पे महिला को कहा गया कि उसको अपने पति को खर्चा देना पड़ेगा, और वो
इसलिए क्योंकि पति बच्चों को पाल रहा था हम्म, और पति जो है वो काम नहीं करने में सक्षम था, और महिला को जो है कहा गया कि आप अपने पति को खर्चा देंगे, क्योंकि महिला बहुत अच्छा कमा रही थी। ज़्यादातर केसेस में हम लोगों ने यही देखा है कि अगर पति ने मेंटेनेंस डिमांड भी करी है वाइफ से, तो कोर्ट्स ने ये तक बोला है कि तुम घर पे बैठ के वेलापंती में पैसा मांगोगे तो ऐसे पैसा नहीं मिलेगा, काम कर सकते हो, तुम्हारा शरीर काम करता है तो तुम जाओ और खुद कमाओ। ऐसी बहुत सारी जजमेंट्स हैं जहाँ पे, बहुत सारी तो नहीं होंगी, हार्डली ऐसे केसेस हैं जहाँ पे एक्चुअली आदमी मेंटेनेंस या एलिमनी डिमांड करते हैं, लेकिन कोर्ट ने काफ़ी साफ सुथरे शब्दों में बोला हुआ है कि भाई सशक्त हो तो अपना काम कमाओ, तुम घर पे बैठ के अपनी बीवी का पैसे के ऊपर जिंदगी नहीं चला सकते हो। बट एट द सेम टाइम आदमियों को ये भी बोला है कि बेग, बोरो और स्टील, बट यू हैव टू पे मेंटेनेंस टू योर वाइफ। ऐसे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे एक मुझे याद है एक केस हम लोगों ने दिल्ली से ही किया था। उस न्यूज़पेपर बेचते थे, वो न्यूज़पेपर घर घर जाके देकर आते थे, और बहुत ही निम्न परिवार से ये आदमी आते हैं, और इनका एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया। उस टाइम पे इनकी शादी को शायद 1-1.5 साल ही हुआ था, और छोटा सा इनका बच्चा था, और इनका पूरा सर फट गया था और बस के नीचे आ गए थे ये, तो बहुत ज़्यादा ब्रेन डैमेज हुआ था, पैरालाइज्ड हो गए थे उसके बाद। उस सिचुएशन में उनकी पत्नी ने उनको छोड़ दिया और उसके बाद उनके ऊपर दहेज का केस कर दिया और डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया। वो स्ट्रेचर पे थे जब वो पुलिस स्टेशन गए हियरिंग के लिए, और उन्होंने जबकि बताया पुलिस को कि इस तरह से मेरा बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया, मैं बचा हूँ मरने से, लेकिन फिर भी उनको पुलिस स्टेशन बुलाया गया और उन्होंने लगभग 10 साल लड़ाई लड़ी, कोई नौकरी नहीं कर पाते थे। बाद में फिर उनको कैंसर भी डिटेक्ट हुआ, इवेंचुअली जो डायग्नोसिस में फिर आया कैंसर नहीं है, वो टीबी है। बट मतलब संक्षिप्त में ये कि उन्होंने बहुत मुश्किल लाइफ अपनी स्पेंड करी है, लेकिन फिर भी उनको मेंटेनेंस भी देनी पड़ी, उनको एलिमनी भी देनी पड़ी, जबकि वो खुद कुछ नहीं कमाते थे, और हम लोगों ने उनके लिए क्राउड फंड करी वो एलिमनी। तो हमने उनको मदद की, उन्होंने उनके लिए एलिमनी क्राउड फंड की, तब जाके उनकी लिटिगेशन ख़त्म हुई। और अब लिटिगेशन ख़त्म होने के बाद भी अब जो है उसके 3-4 साल बाद महिला ने पैसे भी ले लिए, अब दोबारा से उनके ऊपर केस कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। मुझे एक बार मुझे याद आता है एक और ऐसा केस आया था शायद, वो बंदा तो बिल्कुल ही बेड रिडन था, चारपाई पे पड़ा रहता था वो, उसकी पूरी बैक भी गल गई थी, लेकिन फिर भी उसको अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया था। सो ये इनसेंसिटिविटी जब दिखती है तो बड़ा बहुत ही ख़राब लगता है कि किस तरह के जजेस हमारे सिस्टम में बैठे हैं। क्या उनकी ह्यूमैनिटी बिल्कुल ही लूज़ हो गई है? क्या वो बिल्कुल नहीं देख सकते? लेकिन कहीं ना कहीं निहारिका, ये जो सोशल कॉन्वर्जेशन है, एक काफ़ी जो मुझे लगता है कि खासकर निर्भया के बाद एक बहुत ही डोमिनेंट नैरेटिव है that you have to stand for the woman, and if somebody tries to go against it, उनको कैंसिल भी कर देते हैं, उनको रिडिक्यूल भी कर देते हैं, उनको शोविनिस्ट, पिग और पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। इंसेंटिव्स हैं कोर्ट्स में हमारे that you have to be sensitive to the woman, और फिर उस पर्सपेक्टिव में अगर आप आदमी के साथ गलत भी कर रहे हो तो फिर कौन है आपको कुछ क्वेश्चन करने वाला? No, I feel it is fine to have that soft corner for a woman as long as you are not doing any wrong to a man. It is, the situation is, I would say, pathetic. Now, again, I would go back to the same point. I, as a human being, do not operate by numbers. I, as a human being, operate by the human being in front of me who is suffering. There's a case in Delhi. This person is an army officer. Imagine the kind of capacity, capability, and training for violence, to defeat your enemy that this man has been subjected to or given, But this man, who is so well trained to beat his enemy, stands in the court of law, cries, begs to just see his sons.
and his wife has violated the visitation orders, as in the right of him to see his children, 60 times. 60 times. And he cannot do anything about it. And all that we tell him is, please be patient, please be patient, please be patient. Someday you will be heard. But we also sometimes wonder that how long can we ask these men to be patient? And the court is seeing that she is lying, blatantly lying to the court. But still they are so lenient. So I think जो आप कह रहे थे निहारिका, अगर जो एक्चुअल में हो रहा है हमारे कोर्ट सिस्टम में वो अगर लोगों को, आदमी को पता चले तो डेफिनेटली देयर इज़, इनफैक्ट ये ब्लू ड्रम और जो अतुल सुभाष वाला केस हुआ, मुस्कान वाला केस हुआ, सोनम रघुवंशी वाला केस हुआ, उसके बाद जब आदमियों ने बोला कि भैया शादी मत करो, तो बड़ी सारी महिलाएं जो है उनका, और पुरुष भी उनका मजाक उड़ाने लग गए, यही बोल के जो आपने बोला कि महिलाओं के साथ तो इतनी सदियों से होता आ रहा है ये सब वो सब। मैं कहीं ना कहीं उनकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि हाँ ठीक है, महिलाओं के साथ भी बहुत गलत हुआ है। अगर शादी को गिव अप ही करना होता तो सबसे पहले महिलाएं करती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम में आदमी ज़्यादा इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि उनको ये फिक्र है कि अगर कुछ कल को मेरे साथ ही गलत होता है तो मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है कि जहाँ पे मुझे मदद मिल जाए। तो शुड आई गेट इनटू दिस थिंग और नॉट? एटलीस्ट महिलाओं के पास कानून तो हैं, एक सोशल थोड़ा सा सिस्टम तो है, उनको ये तो कम से कम उम्मीद है कि लोग उनको समझ लेंगे, उनको अंडरस्टैंड करेंगे, उनको रिडिक्यूल नहीं करेंगे कि कैसी औरत है यार, मार खा रही है। जैसे पुरुष को बोलते हैं कैसा आदमी है भाई तू, अपनी पत्नी से मार खा रहा है। कोई महिला अगर मार खा रही है तो सिंपैथी होगी उसके साथ, उसको सपोर्ट करने की सब कोशिश करेंगे, लेकिन आदमी के साथ वो नहीं होता है। और ख़ासकर मैं ये बात बहुत बार बोलती हूँ निहारिका, एंड दिस इज एक्चुअली द क्रक्स। When a man does a wrong to a woman, the woman can go to the system and seek help and justice. Okay? Here, there is so much of wrong being done to men by the system itself, which is meant to protect them. कि भाई मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ तो वहाँ पे मेरा ही मजाक उड़ रहा है, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे ये लोग नहीं सुन रहे हैं who are supposed to protect me. तो औरतों के साथ सोशली अगर कोई आदमी कुछ गलत कर रहा है तो उसको सिस्टम अरेस्ट भी करेगा, उसको ट्राई भी करेगा और उसको किसी ना किसी तरह की पनिशमेंट भी देने की कोशिश करेगा। लेकिन वही आदमी जो है उसके ऊपर जब झूठा इल्ज़ाम लगता है या उसके साथ कुछ गलत होता है और वो जब सिस्टम के पास जाता है तो ये महिला तो उसके साथ गलत कर रही है, वो सिस्टम भी उसके साथ गलत करने लग जाता है। तो लड़े कैसे वो बंदा? आपको लगता है ये भी एक रीजन होता होगा कि बहुत सारे आदमी सामने आके बताते ही नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है? एब्सोल्युटली। क्योंकि एक तो उन्हें लगता होगा कि यार सपोर्ट नहीं मिलेगा और दूसरा कि मजाक और बनेगा मेरा। मैं आपको अभी रिसेंट केस बताती हूँ, परसों का। 1 ही साल की मैरिज है, आपस में बन नहीं रही है, लड़की की फैमिली फोर्स करी जा रही है कि जैसे भी है तैसे भी है रहना पड़ेगा। लड़की जब उसका दिल करता है अपने घर चली जाती है, जब उसका दिल करता है वापस आ जाती है। कोई मतलब बिल्कुल मैरिज में कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, बहुत एक्सट्रीम मूड स्विंग्स हैं लड़की के, हाथ भी उठा चुकी है लड़के के ऊपर और गालियाँ तो बहुत बुरी तरह से बकती है। ठीक है, अब थोड़े दिनों पहले वो अपने घर से वापस आ गई, नवरात्रे और ये सब वो वहीं पे रही, कोई कम्युनिकेशन इनकी वापस नहीं आई और आते ही उसने झगड़ा करना शुरू कर दिया। उसने इसके ऊपर हाथ उठाया और इस लड़के ने पहले पुलिस में कॉल किया, लेकिन पुलिस आई और इसको थाने में लेकर चली गई और इसको थाने में लॉकअप में बंद कर लिया ताकि बीवी ना मारे। एक्चुअली शायद फैक्ट तो यही है, बट मतलब फैक्ट तो एक्चुअली टेक्निकली यही होना चाहिए था, बट नहीं, क्योंकि बीवी ने बोला कि ये मेरे को घर से निकालना चाहता है, ये मुझे डिवोर्स देना चाहता है और इसने मुझे मारा है, और उसको थाने में रख लिया गया। कोई पर्चा दर्ज नहीं, कुछ नहीं। अगले दिन तक उसको थाने में वैसे ही अरेस्टेड रखा, मतलब डिटेन रखा। फिर हम लोगों ने पूरी एक सोशल मीडिया पे मुहिम चलाई कि भैया ऐसे क्यों कर रखा है, कि आपके पास कोई राइट नहीं है उसको थाने में ऐसे वो करने का। तो जब मैंने SHO से बात की
तो मैंने कहा सर आपने उसको किस बिना पे रख रखा है वहाँ पे? तो वो ऐसे जो बोलता है आप कौन होती हैं जिसको मैं बताऊं कि मैंने किस बिना पे रखा हुआ है? मैंने कहा सर मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और कानून तो हम भी जानते हैं, कानून आप भी जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि आप इस तरह से नहीं कर सकते। मैंने कहा और आप रखेंगे कब तक रखेंगे? तो कहते हैं ये उसको रखना नहीं चाह रहा है, ये उसको डिवोर्स करना चाह रहा है। मैंने कहा सिविल मैटर हो गया तो फिर ये क्रिमिनल कहाँ से हो गया? आप इसको क्यों अरेस्ट करके रखे हुए हैं? हम इसको इसलिए अरेस्ट करके रखे हुए हैं ताकि ये घर वापस जाए तो दोबारा से लड़ाई ना हो जाए। और वहीं महिला सर भी फोड़ दे तो भी अरेस्ट नहीं होता है उसका। जो मैंने आपको दिल्ली वाला केस बताया उसमें वो लड़की जो है वो लगभग 4 महीने तक ऐश मार रही थी बाहर, जब तक हम लोगों ने सोशल मीडिया पे मैंने पूरा एक दिल्ली पुलिस को टैग करके पूरा एक ट्वीट स्टॉर्म क्रिएट किया, मीडिया में अपने जर्नलिस्ट को कांटेक्ट किया, फ्रेंड्स को कांटेक्ट किया, उन्होंने फिर इस लड़के का इंटरव्यू लिया, उसकी जो आप बीती है वो हम लोगों ने सोशल मीडिया पे डाली, उनकी एक वीडियो थी बहुत ज़्यादा वायरल हुई, तब जाके दिल्ली पुलिस ने उस लेडी को अरेस्ट किया। लॉ तो सेम ही है पर इम्प्लीमेंटेशन बहुत अलग है। अच्छा, ये तो हो गई शादी ब्याह की बात कि आपने शादी कर ली, अब तो आपने अपने आप को उसमें डाल दिया है, ओखली में सर दे दिया, अब देखो आगे क्या होता है। ठीक है, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो ठीक है, नहीं अच्छा रहा तो फिर आप जैसे लोग हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे और भी केसेस हैं जहां शादी नहीं हुई है, शादी का झांसा दिया और मेरे साथ गलत कर लिया, हनी ट्रैप्स हैं, बाकी लड़कियां बम्बल पे मिलती हैं, टिंडर पे मिलती हैं, डेटिंग ऐप्स और वेबसाइट्स पे मिलती हैं, दोस्ती होती है, कई बार म्यूचुअल कंसेंट से लोग बाहर जाते हैं और उसके बाद कह दिया जाता है कि नहीं नहीं आपने तो मुझे झांसा दिया था। ये बात मुझसे एडवोकेट AB सिंह ने भी कही थी कि झांसे का कोई ओर छोर नहीं है। आप 5 साल साथ रहने के बाद भी कह सकते हैं कि मुझे झांसा दिया था, आप साथ घूम फिर रहे हैं, आप अपने मन से लिव इन में हैं, लेकिन कुछ साल बाद एकदम से होता है कि झांसा दिया था। और कई बार लड़की की फैमिली वाले ही अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए कह देते हैं कि सामने वाले पर केस कर दो। तो पहले मुझे बताइए, ये जो हनी ट्रैप पूरा सिस्टम चल रहा है, क्या इट इज़ जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग जो हमें मालूम है? क्योंकि हम लोग तो इक्का दुक्का केस जो फाइल हो जाते हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया में आ जाते हैं, हमें वो पता चलते हैं। आप और भी ऐसे केसेस को डील करती होंगी, तो हमें सबसे पहले इनके बारे में बताइए और फिर उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी कि कोई क्या कर सकता है अगर इन सारी सिचुएशन में फंस जाए। मैं आपको अभी हाल फिलहाल का 4 दिन पहले का केस बताती हूँ। मूर्थल सोनीपत हरियाणा में 9 लोग अरेस्ट हुए हैं। और आप ये सोचिए बहुत सारे पहले हम लोग जब रेप केसेस के जजमेंट्स पढ़ते हैं तो कानून में जो हमारी जुडिशरी है उसका एक, ये मैं नहीं बोल रही सबका ये पर्सपेक्टिव है, बट हम लोगों ने ये डॉक्यूमेंटेड लाइंस पढ़ी हैं जजमेंट्स में, जहाँ पे हमारे जजेस कहते हैं कि कोई भी महिला किसी भी पुरुष के ऊपर झूठा रेप केस नहीं लगाएगी क्योंकि कोई भी महिला अपनी डिग्निटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। तो एक जगह तो हमारे जजेस ये कह रहे हैं और दूसरी जगह मैं बताती हूँ कि समाज में क्या हो रहा है। 9 लोग अरेस्ट हुए, लड़की जिसका नाम शिवानी, उसकी माँ, उसके 2 भाई, 2 एडवोकेट्स दिल्ली से और 3 उनके दोस्त। ये लड़की जो शिवानी है ये सोनीपत में जाती है, एक फैक्ट्री में काम करना शुरू करती है, वहाँ के ओनर के साथ ये कंसेंशुअल रिलेशनशिप में जाती है, कंसेंशुअली उसके साथ सेक्स करती है, उससे पहले 2.5 लाख रुपए ले लेती है, उसके बाद नरेला दिल्ली में आके उसके ऊपर रेप केस फाइल कर देती है और 40 लाख रुपए की डिमांड करती है। मूर्थल में जब ये 40 लाख रुपए उनसे ले रहे होते हैं तब पुलिस जो है इनको धर पकड़ती है और सब लोगों को अरेस्ट कर लेती है। तो सोचिए, एक जगह तो हमारे जजेस कह रहे हैं कि कोई भी महिला झूठा रेप केस नहीं लगाएगी अपनी डिग्निटी की वजह से, और दूसरी तरफ समाज में ये सच्चाई आज के समय पे हो रही है जहाँ पूरा परिवार इन्वॉल्व है। और ये एक केस नहीं है, इससे बहुत सारे केसेस हैं। आप शॉक्ड हो जाएंगी निहारिका, हस्बैंड वाइफ मिलके ऐसे गैंग्स चला रहे हैं, पूरा का पूरा परिवार मिलके, माँ, दोनों बेटियां ऐसे गैंग चला रही हैं। फुल ऑन हनी ट्रैप करते हैं, सेक्स, कंसेंशुअल सेक्स करते हैं और उसके बाद पुलिस थाने में जाके बैठ जाते हैं
रेप की कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए। उसके बाद पूरी की पूरी बार्गेनिंग शुरू होती है पैसे की। मैंने लास्ट मंथ एक गुड़गांव में 3 लोगों को अरेस्ट करा है, एक एडवोकेट और 2 महिलाएं, वो अभी तक जेल में हैं। एक बुजुर्ग के साथ मिस्ड कॉल से बात करना शुरू करती हैं, उसके बाद उनके घर पे पहुंचती हैं कि हम लोग बैठ के गप्पे मारेंगे, एंजॉय करेंगे। वहाँ पे आपसी सहमति से संबंध बनते हैं और अगले ही दिन उनको बुजुर्ग को जो है कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं, रेप केस फाइल करेंगे। अब ये लड़की और ये जो महिला है इसमें से एक, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई है। तो मतलब आप सोचिए कि पैसे उगाही का हनी ट्रैप और फॉल्स रेप केसेस बहुत ही ज़्यादा इजी माध्यम बन गया है। मैं एक फरीदाबाद का आपको केस बताती हूँ। एक आदमी है, वो स्पा चलाता है और वो स्पा की लड़कियों से झूठे रेप केसेस करवाता है। उन्होंने दिल्ली के एक आदमी को फंसाया रेप के केस में 7 महीने पहले की इंसिडेंट्स दिखा के कि वो लड़की उसके साथ उसके बगल में बैठी थी थिएटर में, पिक्चर देख रही थी और उस लड़के ने उसको कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए दी और इसने पी ली। जान पहचान नहीं है उस आदमी से, लेकिन उससे कोल्ड ड्रिंक लेके पी ली। फिर इसको नशा हो गया। फिर उसके बाद वो आदमी इसको बोलता चलो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, और ये राजी भी होगी उसके साथ उसको घर छोड़ने के लिए। और फिर बेसमेंट में जाके उस आदमी ने इसका रेप कर दिया 7 महीने बाद। मैं तो डिप्रेशन में थी, अब आई हूँ, मुझे इसकी शक्ल दिखी सोशल मीडिया पे। 50 लाख रुपए मांगे जाते हैं इस आदमी से। एंड निहारिका, ट्रस्ट मी, इस आदमी ने उस लड़की को कभी देखा भी नहीं था। What? Yes, कभी देखा भी नहीं था। He did not know who she is, what is her name, where does she come from. तो ये जो लेकिन इस theater आदमी में- को अरेस्ट कर लिया गया और ये 5 महीने जेल में रहा। निहारिका, Are you when you serious? asked me what is the evidence, there is zero evidence. तो ये जो बात बोली कि आप थिएटर में थे, बगल में वो बैठा हुआ था, उसने कोल्ड ड्रिंक दी, आप थिएटर से बाहर निकले होंगे, सीसीटीवीज होंगे, आप रोड पे चल रहे होंगे, वहाँ सीसीटीवी होंगे, आप बिल्डिंग में गए होंगे, वहाँ सीसीटीवी होगा। No investigation, zero investigation. But why? He was arrested on the spot because it's a rape case. No investigation. Any which way she is making allegation after 7 months. 7 महीने के बाद शायद आपको मॉल में भी, इनफैक्ट इसीलिए तो ऐसा करती हैं। आपने जो बोला शादी के झांसे वाली केसेस, उसमें शादी का झांसा का एंगल क्यों लगाया जाता है? क्योंकि अगर आपके साथ एक्चुअल में फोर्स्ड सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो तो आपको कुछ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शायद बॉडीली इंजरीज होंगी, नहीं तो कोई डीएनए सैंपल्स मिल जाएंगे अगर आप अपना मेडिकल टेस्ट कराते हैं, या किसी टाइप का स्ट्रगल, किसी टाइप कुछ तो एविडेंस होगा, आप वहाँ से भागी, या जैसे आप कह रहे हैं सीसीटीवी, समथिंग इफ़ यू इमीडिएटली रिपोर्ट। बट यहाँ पे क्या है, 4-4 बार होटल में चली गई हैं, 10-10 बार उनके साथ कैफ़ेज़ में जा रही हैं, उनके घर पे जा रही हैं, उनको अपने घर पे बुला रही हैं, पता नहीं 20-20, 30-30 बार सेक्स हो चुका है बीच में। अब इस चीज़ को रेप कैसे बनाया जाए? शादी का झांसा बोल दो। उसमें शादी के झांसे में कोई एविडेंस नहीं लगता। हाँ। जीरो एविडेंस। हाँ। लड़की बोले शादी का झांसा दिया तो हाँ जी शादी का झांसा दिया। यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ आपसे जाननी है। जहाँ हम कंसेंट की बात करते हैं जी, एंड हम ये मान के चल रहे हैं कि 20-30 बार सेक्स हुआ, एक नॉर्मल सिचुएशन ले रही हूँ मैं, ये सोच रही हूँ कि लड़की भी जेन्युइन है, लड़का भी जेन्युइन है, दे आर टुगेदर, साथ में रहते हैं, नहीं रहते हैं, दे मीट फ्रीक्वेंटली, सब कुछ ठीक है। एक पॉइंट आता है वेयर दे अराइव एट अ सिचुएशन जहाँ उन्हें मालूम है कि अब वो यहाँ से साथ नहीं रह पाएंगे। मे बी देयर पेरेंट्स डोंट अग्री, या उन्हें लग रहा है कि अब हमारे बीच में वो कंपैटिबिलिटी नहीं रह गई है कि हम शादी कर पाएं। जी। अगर उस पॉइंट के बाद लड़की कह दे कि ठीक है भाई, अभी तक हमारे बीच में जो था वो था, इस पॉइंट के बाद मैं इंटीमेट नहीं होना चाहती हूँ, वी आर मीटिंग, मे बी हम दोस्त रहें ना रहें, एंड अगर उस पॉइंट पे वो लड़का अपने आप को फोर्स करे उस लड़की के ऊपर और उसे हम रेप कहेंगे, तो उस सिचुएशन में तो वो रेप कंसीडर किया जाएगा ना, बिकॉज फॉर दैट वन मोमेंट she was not willing to have sex, that was not consensual. Yes. If it was forced, then it Yeah. is rape. Of course it is rape. There is no doubt about it. Okay. And nobody stops any woman from reporting a rape like that. Nobody Okay. stops. She can absolutely report it as rape. कि हाँ हमारा 3 साल से संबंध था, हम एक दूसरे के साथ थे और हमारा इंटीमेट रिलेशनशिप भी था,
लेकिन इस पर्टिकुलर डे को मैंने इसको मना किया, लेकिन फिर भी इसने मुझे फोर्स किया। ओके। अगेन यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ये आ जाती है कि फिर वो रिपोर्ट कब हुआ है। मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि अगर एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है जो काफ़ी समय के लिए चला है और वहाँ पे एक वर्बल एलिगेशन लगाया जा रहा है जिसका कोई तथ्य नहीं है, किसका सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, और ऑब्वियसली बात है कि कोई महिला इस तरह का कोई एविडेंस रख भी नहीं पाएगी या उसके पास होगा नहीं, लेकिन पुलिस का वही काम है, वही चीज़ इन्वेस्टिगेट करना। अगर आप कह रही हैं कि आपको शादी का झांसा देते गया वो बंदा, या अगर आप इस तरह का मान लो, लेट्स सपोज कि एक्चुअली में ऐसा हुआ है, बट मान लीजिए कि ये जेन्युइन नहीं है और लड़की इज नाउ ट्राइंग टू टेक अ रिवेंज बिकॉज वो लड़का बोल रहा है मैं तो नहीं छोड़ूंगा, लेट्स सपोज, ठीक है, और लड़की सोच रही है कि इसके पास कोई और तरीका नहीं है उससे निकलने का, इसको इसके ऊपर एलिगेशन लगाना है, तो वो बोलेगी फलाना फलाना दिन ऐसे हुआ। मान लीजिए उसके बाद भी उनकी बहुत ही एमिकेबल चैट्स चल रही हैं, उनकी लड़ाई चल रही है इस चीज़ के ऊपर कि सेपरेट होना है कि नहीं होना, तो आई इन माई पर्सनल ओपिनियन थिंक दैट द पुलिस शुड इन्वेस्टिगेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स बिफोर टेकिंग एनी कोअर्सिव स्टेप, बिकॉज एक अरेस्ट के सिर्फ लिमिटिंग योर फ्रीडम के कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होते और बहुत कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। कोई गवर्नमेंट जॉब में है उसकी गवर्नमेंट जॉब जा सकती है, कोई प्राइवेट जॉब में भी है उसकी प्राइवेट जॉब जा सकती है, कहीं कहीं ऐसी एम्प्लॉयमेंट्स होती हैं जहाँ पे अगर आप 24 घंटे से ज़्यादा अगर आप जेल में रह गए हैं तो आप टर्मिनेट हो जाएंगे, तो रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंसेज हैं प्लस सोशल स्टिग्मा। देयर इज़ नो, मतलब उससे तो ज़्यादा कोई ऑब्वियसली बात बड़ी ही नहीं है। पुलिस आ गई, आप आपके ऊपर रेपिस्ट का टैग लग गया, मतलब आज के टाइम पे अब जैसे 498 के केसेस में तो फिर भी, क्योंकि निहारिका लोग काफ़ी समझ गए हैं कि भाई बहुत फॉल्स केसेस होते हैं और मियाँ बीवी के बीच में है जो है क्या एक्चुअल सच्चाई है वो कहीं ना शेड ऑफ ग्रे हो सकती है, बट जब आप रेप बोलते हो ना वहाँ पे कोई शेड ऑफ ग्रे नहीं है, वहाँ पे तो रेपिस्ट है वो, वहाँ पे उसको सब लोग रॉन्ग डूअर की तरह ही देखेंगे, वहाँ पे कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है कि तूने किया था कि नहीं किया था, वहाँ पे तो सिर्फ यही है, लड़की बोल रही है कि इसने रेप किया है तो भैया ये तो रेपिस्ट ही है, फिर सारी दुनिया आपको उसी तरह से उसी नज़र से देखती है। मतलब आज सवेरे जब मैं आपसे आपके पॉडकास्ट के लिए आ रही थी तभी एक लड़के का मुझे मैसेज आया, मैट्रिमोनी से मिलते हैं, थोड़े दिनों बातचीत होती है, लड़की खुद बोलती है कि हम लोग मिलते हैं और विल फिगर आउट थिंग्स, ये लड़का बोलता है ठीक है, और उस लड़की के घर पे ही मीटिंग होती है जब उसके पेरेंट्स नहीं हैं, वहाँ पे इनके बीच में थोड़ी बहुत कोई प्रॉपर इनके बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनता है, थोड़ी बहुत इंटीमेसी होती है, उसके बाद ये वापस आ जाता है। उसके बाद धीरे धीरे लड़की और उसकी फैमिली की तरफ से इतनी, और इनकी एंगेजमेंट हो चुकी है, एंगेजमेंट भी हो चुकी है इनकी, उसके बाद ये सब कुछ हो रहा है, तो उसके बाद लड़की और उसकी फैमिली से बड़ी ऑब्नॉक्शियस सी डिमांड्स होने लग जाती हैं और धीरे धीरे इस लड़के को बहुत सारे रेड फ्लैग्स दिखने लग जाते हैं और ये लड़का बोलता है कि आई एम सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू गो अहेड विद दिस मैरिज। लड़की रेप केस ठोक देती है। आज सवेरे जब मैं आ रही थी तो उसका मुझे मैसेज आया कि मैम आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू दैट आई हैव कंप्लीटेड 1 month ऑफ माय वर्किंग विद एन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ही वाज जॉबलेस फॉर द लास्ट 2 years, बिकॉज एनीवेयर ही वुड अप्लाई फॉर अ जॉब एंड ऑफ कोर्स आपको डिक्लेयर करना पड़ता है अगर आपके ऊपर इस तरह की कोई ये सारी चीजें और ज्यादा हो गई हैं। अब तो सोशल मीडिया खंगाल लेते हैं लोग। Exactly. So there are real life consequences. So all that I'm saying is that as much as it is right of a woman who is a victim of, who alleges to be a victim of sexual abuse to get justice, I think as much it is right of a man to be fairly investigated. That is all we are saying. Women who go through sexual violence, or I would say even domestic violence, definitely deserve justice. But all that we are asking for is fair investigation and at least hear the side of the man too. And if he has been falsely accused, then give punishment to the woman as well. और ये जो शादी के झांसे वाले केसेस हैं, इंडिया को बड़ा खासकर कुछ तबके के लोग हैं जो डिफेम करने की कोशिश करते हैं कि रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। हेलो भैया, यहाँ पे आधे केस जो हैं वो ये शादी के झांसे के हैं केस।
पूरे वर्ल्ड में कंसेंशुअल रिलेशनशिप जो कि एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चला है, उसमें अगर लड़की चाहे तो फिर उसके बाद रेप केस नहीं फाइल कर सकती कि भैया ये तो मुझे शादी का झांसा दे रहा था। ऐसा कहीं नहीं होता है। एंड इवन रेप केसेस, मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ, मैं बहुत डॉक्यूमेंट्रीज देखती हूँ निहारिका। रेप केसेस आर थरली इन्वेस्टिगेटेड ओवर देयर एज वेल। एंड इनफैक्ट वहाँ पे तो अगर लड़की के पास कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं है ना, वहाँ पे तो वो प्रोसीड ही नहीं करते उस केस के साथ, जहाँ पे उनको ये ना लगे कि भाई इसमें कन्विक्शन हम लोग ला सकते हैं, वो लोग प्रोसीड भी नहीं करते हैं केस। और यहाँ पे जाके आप रेप केस दर्ज कराओ, आपका रेप केस दर्ज हो जाता है। अभी जैसे मैंने आपको वो मूर्थल वाला केस बताया, उसमें लड़की ने बोला जाके रेप केस दर्ज हो गया, उसके बाद 40 लाख रुपए ले रहे हैं। ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। आप निहारिका मतलब हम तो हर रोज ही देखते हैं ये। जाके कंप्लेंट फाइल करती हैं, उसके बाद पैसे की डिमांड होती है और उसके बाद नेगोशिएशन चलती रहती है। फिर उसके बाद अगर लड़का थोड़ा सा मतलब इंक्लाइंड लगे कि हाँ भैया सेटल कर लेगा, तो एफआईआर दर्ज नहीं कराती। और जहाँ पे ये लगता है कि लड़का नहीं करेगा, फिर एफआईआर दर्ज करा देती है। फिर उसके बाद उसकी अरेस्टिंग हो जाएगी तो फिर उसके पैसे उसके पेरेंट्स के साथ नेगोशिएट करते हैं लाखों रुपए। अभी एक मैं केस मैनेज कर रही हूँ, हैंडल कर रही हूँ। 9 years of affair, 9 years of affair, broke down, बहुत तगड़ी लड़ाई हो गई। Until April this year, they were traveling abroad, holidaying. और जून में लड़की ने केस फाइल कर दिया कि ये तो मुझे शादी का झांसा देके मेरा रेप कर रहा था। 9 साल तक रेप कर रहा था। और अब नेगोशिएशंस चल रही है। अब वो मैडम पैसे चाहती है। और जब इसको लड़के को एंटिसिपेटरी बेल मिल गई क्योंकि केस इतना ज़्यादा फर्जी था, तो इसके बाद फिर इसके एम्प्लॉयर को कंप्लेंट फाइल कर दी, फिर इसकी बेल कैंसिलेशन के लिए इसको धमका रही है। पुलिस साथ में नेगोशिएट कर रही है। अच्छा, कि इतने में सेटलमेंट करा देंगे, इतने में सेटलमेंट करा देंगे और आप सिर्फ उसके बाद लड़की 9 जो साल है साथ में है, उसके बाद प्रॉब्लम आ गई। इतना तो बेसिक इंसान को भी समझ में आ रहा होगा कि हो सकता है कुछ डिस्प्यूट हो गया, व्हाटएवर। यस, नहीं समझ में आ रहा हो नहीं। अप्रैल में हॉलिडे करके आए भाई बाहर, फोटोज है प्रॉपर। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ रीजन क्या है डिस्प्यूट का। बिकॉज लड़की की कुछ एस्पिरेशंस है, प्रोफेशनल एस्पिरेशंस हैं, जिसके लिए उसको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है। एंड शी एक्सपेक्ट्स दैट द गाय पेज फॉर इट एंड द गाय सेड नो, आई विल नॉट पे फॉर इट, आई कांट पे फॉर इट, दैट्स इट। तो लड़का एक्सप्लॉइटेशन का केस नहीं लगा सकता है? नो कौन सी एक्सप्लॉइटेशन? ओके, उसके मॉम डैड इतने डिप्रेस्ड हैं, इतने डिप्रेस्ड हैं दैट आई कांट टेल यू। बेचारी रोती रहती है उसकी मॉम। और जैसे गोइंग बैक टू द इनिशियल स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्वर्जेशन, कोई लड़की जिसके साथ शादी में या अदरवाइज किसी तरह का अब्यूज़ होता है, उसकी फैमिली कितनी डिस्टर्ब हो जाती है। यहाँ पे आदमी जिनके साथ ये सब होता है, उनकी फैमिली में महिलाएं भी हैं, बहन भी है जिसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगता है, भाई भी हैं जिनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगता है, भाभियाँ भी हैं, उनकी अपनी माँ भी है। मतलब उनकी सफरिंग की कोई कॉग्निजेंस नहीं है। अच्छा, ये तो ऐसे केसेस है जो आपके सामने आ गए, आपने उनको उठा दिया। बहुत सारे केसेस एक और मैं आपसे निहारिका, बहुत इंपॉर्टेंट है केस डिस्कस करना है, इनफैक्ट टू अलर्ट द बॉयज। एक तो ना आदमियों को ना ये लगता है कि उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता, इसीलिए कभी कभार तो हम लोग ये सोचते हैं कि भाई तो इतना ही ज़्यादा समझ रहा था ना कि इतना बड़ा वो है तुर्रम खां है, इसीलिए ही हो रहा है तेरे साथ। और अभी केस आया हमारे पास, अभी वो लड़का जेल में है, क्लब में मिले, ये भी फ्रेंड्स के साथ गया हुआ था, वो लड़की भी अपनी फ्रेंड्स के साथ आई हुई थी, सपोजिडली फ्रेंड्स। उसके बाद ये लोग वहाँ पे गप्पे मारते रहे, बड़ी नॉर्मल सी कॉन्वर्जेशंस चलती रही, गेम्स खेलते रहे। 4 बजे तक वहाँ पे इन लोग की पार्टी चल रही है। और उसके बाद ये अपने घर जाने लगे, वो लड़की अपने घर जाने लगी, लड़की ऑटो लेने लगी। लड़की तो मैं क्या बोलूँगी, वो महिला है, उसके 2 बच्चे हैं, जो बाद में पता चला इनको। बट एट दैट टाइम शी वॉज प्रिटेंडिंग हर सेल्फ टू बी अनमैरिड वुमन और वट एवर। तो नीचे जब क्लब के खड़े थे तो वो ऑटो लेने लगी, इन लोगों ने कैब बुला ली थी। लड़की बोलती कि मैं यहाँ पे अपने किसी रिलेटिव के यहाँ आई हुई हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं,
और मुझे एग्जैक्ट एड्रेस पता नहीं है। और तो उन्होंने बोला आप कहाँ जा रही हो, तो इसने बताया कि इस ब्लॉक जाना है। ऑटो कहाँ की करा रही थी वो? किसी पर्टिकुलर एरिया की करा रही थी और उसको सिर्फ ब्लॉक पता था। और ये लोगों ने कोइंसिडेंटली, ये लोग भी उस एरिया के पास में रहते थे, तो उन्होंने बोला चलिए आप हमारे साथ कैब में चल पड़िए, तब तक आपके शायद रिलेटिव जो है वो फ़ोन उठा लेंगे, आप ट्राई करती रहिए वट। ये चली गई उनके साथ। उसके रिलेटिव ने फ़ोन नहीं उठाया। टेक्निकली इन आदमियों के दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए थी, बट इन आदमियों के दिमाग में, आदमी नहीं बल्कि लड़के हैं, बहुत ही यंग लड़के हैं, घंटी नहीं बजी। और ये लोगों ने बोला कि चलिए आप हमारे घर पे वेट कर लीजिए और आपके जब रिलेटिव जो हैं वो फ़ोन उठाएंगे। वो भी सोच रहे हैं कि शायद कोई बंदा सो रहा हो यार, नहीं उनकी उठी हो जाग और प्रॉपर एड्रेस शायद नहीं हो। तो ये मोहतरमा उनके घर पे जाती हैं शाम के। फिर इवेंचुअली ये 4:30 बजे उठती हैं, क्योंकि ये लोग थक वक गए थे क्लब से, फिर लेट उठे, फिर इन्होंने खाना वाना खाया। 4:30 बजे मोहतरमा निकलती हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि वो उनके घर से बाहर आ रही हैं, फिर लिफ्ट पे जा रही हैं, फिर नीचे जा रही हैं, फिर उनके घर से बाहर निकल रही हैं, फिर ऑटो ले रही हैं, फिर इसको अपना फ़ोन दे रही हैं ताकि ये उसमें फ़ोन नंबर, अभी तक फ़ोन नंबर्स भी एक्सचेंज नहीं है, फ़ोन नंबर इसने सेव किया है। फिर उसके बाद वो ऑटो में जाके बैठ रही हैं और ये लड़का उनसे हेलो कर रहा है, ओके टाटा बाय बाय। तीसरे दिन जाके मोहतरमा रेप केस फाइल कर देती हैं। और फिर अब हम लोगों ने पता करवाया तो मोहतरमा ऐसे 4 रेप केसेस फाइल कर चुकी हैं। तो ट्रस्टिंग, आई एम सॉरी इफ अ वुमन इज इन एन एक्सट्रीम सिचुएशन ऑफ डिस्ट्रेस, बी माइंडफुल, कॉल द पुलिस। पुलिस उसको वहाँ से उठाएगी भी, जहाँ पे उनको जाना है वहाँ पे लेके भी जाएगी, खाना वाना भी खिला देगी। तो आप अपने आप को सेवियर जो सिंड्रोम है ना उसको साइड में रखिए, नहीं तो आप ऐसी सिचुएशन में पड़ सकते हैं। अब वो लड़का जेल में है और अब हम उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। सो मुझे एक ज़माना था जहाँ पे हम लोग बोला करते थे कि कोई महिला अगर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में है तो आप उसकी आउट ऑफ द वे जाके आप मदद कीजिए। मैं नहीं बोलूँगी कि सारी महिलाएं ऐसी होती हैं, लेकिन आपको क्या पता कौन फ्रॉड है कौन नहीं है। तो अगर आप मदद किसी महिला की जो आपको लगता है कि फंसी हुई है करना भी चाहते हैं, सबसे पहले पुलिस को बुलाइए, नहीं तो आप फिर जेल में जाएंगे, आपके ऊपर रेप या मॉलेस्टेशन का केस पड़ जाएगा। सो इट इज़ बेटर, मच बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। दिस इज़ रियली लाइक आई ओपनिंग एंड शॉकिंग, क्योंकि हम लोग नॉर्मली ये मान के चलते हैं कि चलो मदद कर देनी चाहिए अगर आप इतने एम्पावर्ड हो या आप। निहारिका, मैं ना आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ, ऐसा कौन सा ह्यूमन फीलिंग या इमोशन है या नेगेटिव या रॉन्ग इमोशन या फीलिंग है जो सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है और महिलाओं में नहीं पाया जाता? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी है। ग्रीड, रिवेंज, वेंडेटा, the urge to destroy someone, the urge to make quick money। ऐसा तो है नहीं कि महिलाएं क्रिमिनल्स नहीं होती हैं, बहुत सारी महिलाएं जो क्रिमिनल्स होती हैं। तो उन क्रिमिनल महिलाओं को आज के टाइम पे बहुत ही आसान टूल मिल गया है हमारे लॉज। तो ना ही सारे पुरुष गलत होते हैं, ना ही सारी महिलाएं गलत होती हैं, लेकिन जिस तरह बहुत पुरुष हैं जो महिलाओं के साथ गलत करते हैं, आज के समय पे ऐसी बहुत सारी महिलाएं भी जो हैं वो पुरुषों के साथ गलत कर रही हैं। और कैसे गलत कर रही हैं? कानूनों का मिसयूज करके गलत कर रही हैं। और उन सिचुएशंस में अगर हमारा सिस्टम उन महिलाओं के साथ खड़ा होता है ओनली बिकॉज दे आर विमेन, इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, फॉर शेयरिंग दीज स्टोरीज। एंड बहुत ज़रूरत है इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद। मुझे लग रहा है कि हमारे देश के आदमियों को, आपके जैसे लोगों की, मैं बस सिर्फ हर पॉडकास्ट में मैं यही बोलती हूँ और बहुत ज़रूरी है ये मैसेज समाज में जाना। निहारिका, अभी परसों ही दिल्ली हाई कोर्ट ने एक डाउरी का केस क्वॉश किया है। बड़ा ही पेनफुल केस है। एक आदमी सिर्फ अपनी 40 दिन की शादी के बाद सुसाइड कर लेता है क्योंकि वो और उसकी वाइफ की बन नहीं रही होती है और वो चाहता है कि ये जो है रिश्ता ख़त्म हो जाए, लेकिन लड़की के परिवार वाले जो हैं उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर कर देते हैं कि वो 5 दिन में ही सुसाइड कर लेता है। 40 दिन में ही अपनी शादी की वो सुसाइड कर लेता है क्योंकि उसको कोई आगे रास्ता नहीं नज़र आता है। उसके सुसाइड के बावजूद
उसकी वाइफ और उसकी फैमिली के ऊपर, लड़के की फैमिली के ऊपर, उसके पेरेंट्स के ऊपर, उसकी सिस्टर के ऊपर दहेज और डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करते हैं उसकी मौत के 2 महीने बाद। तो ये जो परिवार है फिर ये दिल्ली हाई कोर्ट आता है क्वेश्चन करवाने के लिए। कितने साल हो गए हैं उनको बेचारों को सफ़र करते हुए। दिल्ली हाई कोर्ट इस केस को क्वॉश करती है और ये कहती है कि अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ पुरुषों को, और उससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक लड़की और उसके पूरे परिवार को बरी कर दिया अबेटमेंट ऑफ सुसाइड केस में। लड़के ने फांसी लगा ली थी, उसको उसके इन लॉज ने पीटा और उसको बोला कि तू जाके मर जा। उसके विदिन 5 दिन उसने सुसाइड कर लिया और वो सुसाइड नोट लिख कर गया है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि ये कोई इंस्टिगेशन नहीं है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की। तो मैं सिर्फ एक ये लास्ट मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी, जो भी आदमी, जो भी पुरुष इस तरह की सिचुएशन से डील कर रहे हैं, प्लीज़ डू नॉट लीव योर पेरेंट्स टू फेस द रैथ ऑफ दिस वेरी बायस्ड सिस्टम। आपके जाने के बाद भी आपके पेरेंट्स की लड़ाई ख़त्म नहीं होती। इनफैक्ट वो बेचारे अकेले रह जाते हैं लड़ने के लिए, जो शायद आपके साथ लड़ सकते थे और शायद निकल सकते थे। तो if anybody feels suicidal, any man watching me today, if you're thinking that this is the end of the journey for you, please do not think so. Seek help. There is help available. अभी थोड़े दिनों पहले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसकी 38 लाख का पैकेज था, उसने सुसाइड कर लिया। वो मैट्रिमोनियल ऐप से एक महिला से मिला था। 3 महीने उनका रिश्ता चला, उसके बाद वो लोग मिले और उस लड़की ने, या तो मुझे नहीं पता वो हैबिचुअल कंप्लेनेंट है या क्या है, इस लड़के ने पहले कॉल किया क्योंकि इसने उस लड़की को किसी और से बातचीत करते हुए देख लिया था और उसके बाद इनकी लड़ाई हो गई और इस लड़की ने उसको थ्रेटन किया कि मैं तुझे जेल की चक्की पिसवा दूंगी, तेरे ऊपर रेप केस लगा दूंगी। इस लड़के ने पहले पुलिस को कॉल किया, बट लड़की ने पुलिस स्टेशन में जाके फिर रेप का केस लगा दिया और इसको अरेस्ट कर लिया गया एंड ही स्पेंट सम टाइम इन जेल। और वहाँ से बाहर आके ये इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया कि इसने सुसाइड कर लिया। सो दीज आर प्रेशियस लाइव्स बीइंग लॉस्ट एंड प्लीज़ मत सोचिए कि सच अ केस इज़ द एंड ऑफ द जर्नी। गेट इन टच विद अस, गेट इन टच विद एनी मेंस राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस। एटलीस्ट एक बार गूगल पे टाइप कर लीजिए मेंस राइट ऑर्गेनाइजेशन इन योर पर्टिकुलर सिटी। आपके शहर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मदद ज़रूर अवेलेबल होगी। प्लीज़ कभी भी सुसाइड के बारे में मत सोचिए। That's all I want to say. Thank you, Deepika. Thank you so much. Thank you. जो हमें देख रहे हैं बस उनसे मुझे ये कहना है, टुगेदर वी स्टैंड स्ट्रॉन्ग। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आपको आगे क्या होना है, आगे क्या करना है नजर नहीं आ रहा है, एटलीस्ट रीच आउट फॉर हेल्प। आई एम श्योर कोई ना कोई मदद का हाथ जरूर बढ़ाएगा। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको दीपिका को रीच आउट करना है तो हम उनके सोशल मीडिया हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आपके कोई सवाल हैं वो भी आप कमेंट्स में लिख कर जा सकते हैं। और जाने से पहले आप हाई बाय निहारिका को सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।